पहले हम पढ़ने वाले हैं कंपनी सेक्टर। देखो इस यूनिट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सारे सेक्शंस याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन अगर कोई पीवाईक्यू में आया हुआ है या आपको लगता है कि आप याद कर लोगे, वो यूज से याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, आपको ये समझना है कि हमें सब कुछ याद नहीं करना, क्योंकि सेक्शन से एक आध सवाल आता है, लेकिन जितने हो गए उतने कर लीजिए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आपने पहले कितने किए हुए हैं और अभी आप कितने कर सकते हो। ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 8-10-15 बार पढ़ लो, 3-4 दिन है अभी, तो जितने याद हो गए अच्छा ही है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी सेक्टर। तो कंपनी एक्ट सेक्शन 20 क्या बताता है? कंपनी का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन ऑपरेटिंग बिजनेस, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एंटरप्राइज। तो कंपनी का मीनिंग है वो कुछ नहीं होता। कंपनी के फीचर्स है, सबसे पहले तो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है। ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट। आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता, लेकिन अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है। अ कंपनी हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसके जो मेंबर होते हैं वो अलग होते हैं, जो कंपनी होती है वो अलग होती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी स्यू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। अपने नाम पे ये प्रॉपर्टी ले सकती है, अपने नाम पे ये किसी को स्यू कर सकती है, और अपने नाम पे ये किसी के कोई इसको स्यू कर सकता है इसके नाम पे। देना जाता है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब एक्जिस्टिंग रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स मेंबर। लोग आएंगे जाएंगे, है ना, इससे किसी की मरने पे, किसी इंसॉल्वेंसी पे या रिटायरमेंट से इसकी वर्किंग पे कोई भी असर नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। जो कंपनी लिमिटेड वाले शेयर्स होती है उसके अंदर जितना पैसा आप लोगों के पास आपने नहीं दिया, उतने के लिए क्या है, आप लायबल हो। अदरवाइज आप पर्सनल लेवल पे आपकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, अनलेस कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, सॉरी अनलिमिटेड कंपनी। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। जो पब्लिक कंपनी होते हैं उसके शेयर्स को आप फ्रीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। और प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ प्रोविजंस होते हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। कॉमन सील है 2015 के बाद कॉमन सील का कांसेप्ट है वो हटा दिया गया था। जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे लगाया जाता है। आज अगर आप मतलब आज के समय में ये कॉमन सील है वो कंपलसरी नहीं थी। देना जाता है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी सूड। मैंने आपको बता दिया कंपनी के अगेंस्ट भी, और कंपनी भी किसी को अपने नाम पे लीगल एक्शन ले सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, अ कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स नेम सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अपने नाम पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर क्या हो सकती है, जा सकती है। एक सेकंड रुकना। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स मतलब कंपनी अपने नाम से किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकती है, राइट। देना जाता है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो मैनेजमेंट होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है। ठीक है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर हम लोग इस कांसेप्ट को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी है वो कोई लीगल कंपनी है वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल इन द सेंस कि कोई कंपनी में ऐसा नहीं है कि वो आपको दिख रही है, उसके हाथ पैर हैं, नहीं। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ नॉट बाय द नेचुरल बर्थ एंड इट पोजेस ओनली इट्स राइट कन्फर्ड अपॉन इट्स बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसके जो भी राइट्स होते हैं वो किसी के बेसिस पे आते हैं, जो इसके एमओई के अंदर होते हैं, सिर्फ वही राइट्स इसके पास रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे इनके सेक्शंस जरूर से आप लोगों ने याद रखने हैं। ये जो कंपनी की टाइप्स है ना, इसके नेचर आपको जरूर से पता होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, फिर भी आप दोबारा इसको पढ़िए। जैसे सेक्शन 220 है वो डिफाइन अ कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज है। 220 के अंदर एक कंपनी को डिफाइन किया गया। सेक्शन 3 है स्पेसिफाई द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स मेमोरेंडम। और सेक्शन 3 है वो क्या बताता है, वो कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में, कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि इसके मेमोरेंडम को क्या करके सब्सक्राइब करके। अब आता है काइंड्स ऑफ कंपनी। यहां से हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 268, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 एक्सीडिंग एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्सप्लॉइड। तो उनके बिना, मतलब समझ लो ना, एम्प्लॉय मेंबर्स और एम्प्लॉय मेंबर्स एक्सक्लूडिंग। तो मतलब टोटल मैक्सिमम नंबर आप लोगों ने कितने याद रखने हैं, 200 होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड होता है, और पब्लिक से ये सब्सक्रिप्शन नहीं डिमांड कर सकती। ठीक है, दे कैन नॉट ऑफर देयर शेयर्स टू द पब्लिक। वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू नहीं कर सकते, राइट। देना जाता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी 271 के अंदर है। A company which is not a private company, no limit on number of members, can invite the public. मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, उसके अलावा जितने भी मेंबर हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 1 पर्सन ओपीसी में कुछ रूल्स भी चेंज हुए थे। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो सेक्शन 262 कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, वैसे तो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको रजिस्टर करवा लेते हो तो आपकी क्या बन जाती है, कंपनी बन जाती है। सेक्शन 285 स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होगी हमेशा विद अ पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 लाख और सच हायर अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो वैसे 50 लाख और 2 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन अगर और प्रिस्क्राइब किया हो तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। देन आता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती है बेटा, जो आपके ये पर्पस होता है चैरिटी, रिलीजन, कॉमर्स, आर्ट्स, इसके लिए इसकी प्रमोशन के लिए बनाई जाती है। प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर बट अप्लाई प्रॉफिट फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस। तो ये किसी तरीके से अपने डिविडेंड को नहीं दे सकती। ठीक है, ये डिविडेंड है वो नहीं दे सकती अपने मेंबर्स को, लेकिन अप्लाई प्रॉफिट फॉर प्रमोटिंग द ऑब्जेक्टिव की प्रमोशन के लिए, प्रॉफिट के लिए अप्लाई कर सकती है। क्लियर है जी। देन आ जाता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, जो आपने बना के छोड़ दी थी किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। सेक्शन 455, अ कंपनी दैट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैव नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जो आपने आज बनाई हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, मतलब इसमें अगर कुछ चेंज हुआ है ना, यहां पर इसके अंदर कुछ चेंज हुआ था, ठीक है, ये वाला गलत है, आई थिंक इसमें चेंज हुआ था, तो प्लीज उसको भी रेफर कीजिएगा। ठीक है, उसको रेफर कीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, स्मॉल कंपनी, क्योंकि अभी रिसेंट इसके अंदर क्या हुआ था, चेंज हुआ था, वो मेन रूल्स के अंदर मैंने आपको तब भी पढ़ाया था। आई थिंक 4 करोड़ कुछ ऐसे 4 करोड़ इस तरीके का कुछ था। ठीक है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। देन आ जाता है प्रोड्यूसर कंपनी। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 3 रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, बस याद रखिए 378 के अंदर आ जाती है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो 272 के अंदर आते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफआई घोषित किया हुआ है। कौन से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कंपनी 245। इसके अंदर क्या होता है, अ कंपनी विद नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी
और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली सीजी और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जहां पर मिनिमम कितने परसेंट शेयर है वो 51%। पब्लिक कंपनी जैसे अभी आपको पता है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, तो वो क्या है, एक पब्लिक कंपनी बन गई है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने उसको एक्वायर कर लिया। 100% शेयर है वो किसके पास चला गया है, पब्लिक के पास चला गया है। सो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो पूरा स्टेट के पास या पूरा सेंटर के पास या दोनों के पास आधा आधा। जाना जाता है फॉरेन कंपनी, सेक्शन 245 कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी मतलब जो बनी हुई तो बाहर है, बनी हुई तो बाहर है, लेकिन वैसे उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहां पर है, इंडिया में। पेड अप कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40। तो मैं इधर ही लिख देता हूं, नहीं तो तुम इतनी मेहनत करने वाले हो नहीं। पेड अप कितना है, 4 करोड़, और टर्नओवर कितना है, 40 करोड़, ठीक है। अब सही है, इधर ही कर देता हूं, नहीं तो तुम अपनी तरफ से तो कहां ही करोगे। क्लियर? तो इधर मैंने इसको सही कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। सेक्शन 81 है, सॉरी सेक्शन 18 है, अलाउ कंपनीज टू कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर बाय अल्टरिंग देयर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। तो 18 सेक्शन 18 ऐसा है, सेक्शन 18 ऐसा है जिसके तहत कंपनीज वो अपने क्या हो सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं एक फॉर्म से दूसरी में, जैसे पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, और रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ये तो सेक्शन 7 के अंदर आपको पता ही है, ठीक है। मतलब कंपनीज एक्ट के सेक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आरटीआई की जो आईटी एक्ट की जो पेनल्टीज के सेक्शन है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो जो मेन है वो मैं आपको बता दे। Details the procedure to incorporation of a company including the submission of memorandum and article of association। तो ये incorporation आगे पढ़ने वाला है, यही हमारा शुरू हो रहा है। Steps and the incorporation involved, ठीक है। तो ये सेक्शन जो रजिस्ट्रेशन और incorporation की बात कर रहा है, यहाँ पर सभी के सेक्शंस हैं वो क्या किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सेक्शन 3, जो किसके बारे में बताता है, incorporation process। A company can be formed by subscribing to its member of association and compiling the requirement with the act, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो, कंपनी की incorporation कर सकते हो इसके मेमोरेंडम और एसोसिएशन से, और जो भी रिक्वायरमेंट है एक्ट की उसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। देन जो हमारा सबसे पहला जो हमारा चार्टर होता है, मतलब जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जो एक्सटर्नल होता है। इसके अलग-अलग क्लॉज होते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, लायबिलिटी हो गया और कैपिटल है, और इट मस्ट बी सब्सक्राइबर इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, और इसको साइन करना पड़ेगा किसके द्वारा, सब्सक्राइबर को इन द क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ विटनेस, ठीक है, विटनेस की प्रेजेंस में। देन आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। देखो इनकॉर्पोरेशन 3, मेमोरेंडम 4, आर्टिकल 5, ये तो जो सीक्वेंस में वो तो याद करने आसान ही है ना, ये तो प्रोसेस ही फॉलो हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आउटलाइन द रूल्स फॉर द मैनेजमेंट कंपनीज इंटरनल अफेयर एंड कंडक्ट इट्स बिजनेस। तो जो आर्टिकल होता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है, हिंदी की भी बेटा इस क्लास के बाद दे देता हूं मैं, ये इस क्लास की भी दे दूंगा और जो सुबह की क्लास की रहेगी वो भी दे दूंगा। इट शुड बी साइंड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ठीक है। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही आर्टिकल होता है इंटरनल होता है, और जो मेमोरेंडम होता है वो किसके बारे में बात करता है, वो बेसिकली एक्सटर्नल पार्टीज के बारे में बात करता है, मतलब एक्सटर्नल बाहर की दुनिया को, जो आपका प्रोस्पेक्टस वगैरह होता है। उसके बाद आता है रजिस्टर ऑफ कंपनी, जो आप फाइल करते हो ना रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, तो उसमें आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। देखो एक होता है एमओयू होता है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा, डिक्लेरेशन दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट हैज बीन कंपाइल्ड विद, एक डिक्लेरेशन लेटर में ये भी देना पड़ता है कि हमने सारे रूल्स को फॉलो किया है। अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड देयर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी सबकी लिस्ट देनी पड़ती है और उनके साथ कंसेंट भी देनी पड़ती है कि मैं डायरेक्टर की तरह काम करने के लिए तैयार हूं। कहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय एडवोकेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इन द प्रैक्टिस। एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है, वो कोई एडवोकेट भी हो सकता है, वो सीएस के द्वारा भी हो सकता है, वो सीए के द्वारा भी हो सकता है जो प्रैक्टिस में है, ठीक है। ये तो एक सिंपल प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है। तो सेक्शन 7 इसका आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आपको 7(2) के अंदर इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। अपॉन सैटिस्फैक्शन द आरओसी इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन व्हिच इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो ये आपका प्रूफ है, जैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, इसका मतलब है कि ये आप प्रूफ है कि आपकी कंपनी है वो क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब रजिस्टर्ड से होने से क्या होगा, इफेक्ट होगा, कंपनी बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ एक्सरसाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ इनकॉर्पोरेट कंपनी विद परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील। तो अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ना, तो कंपनी के अंदर कंपनी वाले सारे फीचर आ चुके हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, कॉमन सील इस्तेमाल कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, स्यू हो सकती है, ठीक है। कंपनी बन गई है तो कंपनी के सारे फीचर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 10 के अंदर फिर आप अपने बिजनेस को शुरू करते हो। Commencement of the business. A company cannot commence the business any borrowing power unless a declaration is filed with ROC. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ROC को आपको 180 इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी ROC के पास बाय डायरेक्टर, and that every subscriber to the memorandum has paid the value agreed to be taken. The company has filed a verification of registered office with ROC. एक तो आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ता है ROC के साथ, और उसके साथ साथ आपको ये भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेमोरेंडम के लिए जो अमाउंट है, जो शेयर्स की वैल्यू है, वो क्या करती है, पे करती है, ठीक है जी। जाना जाता है पब्लिक ऑफरिंग। A public company can issue securities to the public through a prospectus or private placement. A private cannot make a public offer. तो इसका सेक्शन कौन सा है, पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पब्लिक इशू का ऑफर कितना है, सेक्शन कितना है, 23। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड ऑफिस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस भी आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। A company must have a registered office within 30 days of the incorporation. जैसी कंपनी इंकॉर्पोरेट हो गई तो इसके 30 दिन के अंदर आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ROC must be notified the location of registered office, ताकि जो भी आपके नोटिस वगैरह आएंगे, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके रजिस्टर्ड पे ही होगा, आपके जो ऑफिस के एड्रेस पे ही सारे का सारा जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद आता है नेम ऑफ द कंपनी, सेक्शन 13। The name of the company must be mentioned outside every office and place in the all business letters bill head। मतलब जो आपका कंपनी का नाम है वो आपको अपने इनवॉइसेस पे या आपकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है हर जगह पर आप लोगों को अपनी कंपनी की ब्रांडिंग है वो क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ
अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, चेंजेस टू द मेमोरेंडम आर्टिकल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रजिस्टर एंड फाइल्ड बाय द आरओसी। अगर आप मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को आरओसी को से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा, जहां पर 75% मेजॉरिटी, ठीक है, 75% मेजॉरिटी है तो वहां पर आप इसको क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। और कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, अ कंपनी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। ये था 18 था, यस सही था, सेम है, ठीक है, पहले भी मैं पढ़ा दिया था। सेक्शन कितना था, 18 है, तो सेक्शन 18 है जिसके अंदर कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने आप को कन्वर्ट करना। मतलब ये पीडीएफ के अंदर आप लोगों को ना काफी सारी हो सकता है 10% नई चीजें भी देखने को मिले, तो जो जो नई चीजें हैं वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा। टाइप्स एटलीस्ट, टाइप्स और इनकॉर्पोरेशन वाले सेक्शन तो जरूर से याद कर लेना। आरटी जो आईटी एक्ट है उसकी पेनल्टीज के सेक्शन याद कर लीजिएगा। सेल्स ऑफ गुड्स में जैसे सेवियर टेम्पटर मेन टॉपिक्स के सेक्शन याद कर लीजिएगा, जैसे गुड्स की टाइप्स के सेक्शन है ना, इस तरीके के। अब उसके बाद आता है बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। व्हाट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो सेक्शन 149 के अंदर आता है, क्या बता रहा है, मिनिमम 3 डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट के लिए 2 चाहिए और ओपीसी के लिए तो 1 ही चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 एक्सटेंडेड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर फॉर सर्टेन केसेस ऑफ कंपनी। कुछ केसेस के अंदर आपको एक वुमेन को भी क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ना, जो रिड्रेसल कंडीशन था। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर टू बी रेजिडेंट फॉर नॉट लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, और एक पर्सन डायरेक्टर है जो इन 3 में से या 2 में से कम एक डायरेक्टर पिछले साल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। और उसके लिए वही इनकम टैक्स की जो बेसिक कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है। इसके अंदर एक ऐसा होता है रोटेशन के थ्रू क्या होती है, रिटायरमेंट होती रहती है, और जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं। एडिशन, अल्टरेशन एंड नॉमिनी डायरेक्टर, प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर किसके अंदर आ जाते हैं, 161 के अंदर आ जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सिग्निफिकेंट ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, वही डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अगर इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, या नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ दैट, ठीक है। ये तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक से पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद वेकेशन ऑफ द ऑफिसर एट डायरेक्ट, सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच अ डायरेक्टर्स ऑफिस बिकम वैकेंट, ठीक है, ये जाने की जरूरत नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर कौन कौन सी है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज आर्टिकल, कंपनी के आर्टिकल के अंदर जो लिखा हुआ है डायरेक्टर को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो कंपनी के आर्टिकल, मतलब आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल में रूल्स दिए गए हैं तो आर्टिकल्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए ये अकॉर्डेंस अ गुड फेथ टू द प्रमोट द बिजनेस, कंपनी के बिजनेस को गुड फेथ में प्रमोट करना। एक्सरसाइज ड्यूटी विद ड्यू एंड रीजनेबल स्किल्स नॉलेज, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन एंड एडवांटेज। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि वो कंपनी का डायरेक्टर बन गया है तो उसके केस में वो क्या करेगा, कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है मीटिंग, मीटिंग से एक दो बार सवाल पूछा गया। मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मीटिंग ऑफ द बोर्ड क्या है, बोर्ड मस्ट मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज बिटवीन 2 मीटिंग। तो एक साल के अंदर 4 बार मिलेंगे और 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, ठीक है। एक साल के अंदर 4 बार मिलना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम गैप है वो 120 दिन का ही हो सकता है। मैक्सिमम गैप कैन बी 120 डेज। कोरम ऑफ मीटिंग 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर व्हिचएवर इज हायर। अब ये ना पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के लिए अलग है। अगर आपने कंपनी तक पढ़ा तो वहां पर बताया था कि पब्लिक कंपनी के लिए कितना कोरम होना चाहिए, प्राइवेट के लिए कितना होना चाहिए, वहां से आप एक बार देख सकते हो। कमिटीज ऑफ बोर्ड ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैनेजरियल पर्सोनल, वन सेक्शन 196 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो सब कुछ मेंशन किया होता है। ओवरऑल मैनेजमेंट रेम्युनरेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। ये आपके ना तो सिलेबस में मेंशन है, लेकिन आप इसको एक बार गो थ्रू होना चाहते हो तो हो सकता है। जैसे ये देख रहे हो ना, सेक्शन 135 सीएसआर के बारे में बात करता है, 138 है वो इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करता है, और 134 है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब इनके सिर्फ सेक्शन को मोटा-मोटा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ओवरऑल मैनेजमेंट का रेम्युनरेशन है 79 और 203 के अंदर की मैनेजरियल पर्सनल की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है मीटिंग, मीटिंग अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो पहले तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग। सबसे पहले तो होती है आपकी एजीएम, हेल्ड वंस एवरी फाइनेंशियल ईयर। एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी होती है, 96 के अंदर, हेल्ड वंस एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार होती है। और 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का गैप है वो 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो गैप है वो 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। जो पहली एजीएम है वो फर्स्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड होने के 9 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अब ये जो जैसे जो ये पॉइंट आते हैं ना कि 9 महीने के अंदर 14 दिन का नोटिस, 21 दिन का नोटिस, 180 दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए निकाल के पूछता है यहां से सवाल। इसी वजह से मैंने बोला कि और कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये रिवीजन कोर्स को खा जाना, इसका कुछ भी ना छूट जाए, सब कुछ पढ़ के जाना, सब कुछ दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब देखो लिखा हुआ नोटिस फॉर एटलीस्ट 21 क्लियर डेज रिक्वायर्ड। क्लियर डे का मतलब क्या हुआ, बीच में छुट्टी उट्टी आ रही है या कोई नेशनल हॉलिडे है तो, क्योंकि जो एजीएम है वो आपकी नेशनल हॉलिडे संडे को नहीं हो सकती, लेकिन जो आपकी ईजीएम होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है वो हो सकती है, क्योंकि वो मीटिंग ही क्या होती है, इमरजेंसी होती है। वो जो मीटिंग होती है वो एक्चुअली में मीटिंग ही इमरजेंसी की मीटिंग होती है। ये आ गया ईजीएम। देखो ईजीएम का सेक्शन याद रखना कितना आसान है, 100, क्योंकि इमरजेंसी होती है तो आप किस पे मिलाते हो, 100 नंबर मिलाते हो, तो वही चीज है। कॉल्ड फॉर अर्जेंट मैटर दैट कैन नॉट वेट अंटिल एजीएम कैन बी कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द होल्डिंग 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। मतलब जिन लोगों के पास बोर्ड के कहने पे या फिर वो मेंबर्स जो कंबाइंडली 1/10 वोटिंग पावर रख रहे हैं, ठीक है, 1/10 वोटिंग पावर रख रहे हैं उसके बारे में। सो इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल द मीटिंग विद 20 डेज ऑफ द रिक्विजिशन, मेंबर देमसेल्फ कैन कॉल द मीटिंग विद इन 3 मंथ। तो अगर बोर्ड है वो 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग नहीं बुला पाता तो मेंबर उस मीटिंग को खुद बुलाएंगे कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। ये तो आसान है ना। की पर्सनल क्या उनसे होते हैं, सीएफओ, सीएफ, सीईओ, सीओ, सीटी
मैनेजर्स ऑफ की मैनेजरियल पर्सन, मतलब जो मेन पर्सन होते हैं, ऐसा बोला गया। उसके बाद बोर्ड मीटिंग, ये आपकी देखो, ये बोर्ड मीटिंग 173 है, ये एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, ये ईजीएम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो गया, ये बोर्ड मीटिंग है जो एक साल में 4 बार होगी, 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन, वहां 15 महीने था, 120 दिन का। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहली बोर्ड मीटिंग है वो 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, और जो फर्स्ट एजीएम है वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 9 महीने के बाद होनी चाहिए, ठीक है जी, ऐसा। और नोटिस फॉर एटलीस्ट 7 डेज रिक्वायर्ड, इसके लिए 7 दिन का नोटिस है वो चलेगा। क्लास मीटिंग को ये तो होता है पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स, डिसीजन टू राइट ऑफ द क्लास, ठीक है, जैसे राइट शेयर्स की मीटिंग होगी, बोनस शेयर्स की होगी। प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट, अब ये आ गया फॉर्म ऑफ मीटिंग, ये लिखा हुआ था ना, टू मेंबर पर्सनली प्रेजेंट फॉर पब्लिक कंपनी, ठीक है, कोई पब्लिक कंपनी की कोई जनरल मीटिंग हो रही है तो उसके लिए 2 मेंबर्स कंपलसरी हैं, और अगर प्राइवेट के केस में 2 मेंबर्स कंपलसरी हैं, और पब्लिक कंपनी के केसेस में 5 लोगों का 5 मेंबर्स पर्सनली शुड बी प्रेजेंट, 5 मेंबर्स का होना जरूरी है। ये जनरल मीटिंग की बात हो रही है, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये जनरल मीटिंग की बात हो रही है। और बोर्ड मेंबर के लिए 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर व्हिच एवर इज हायर, या तो 2 डायरेक्टर होंगे या 1/3 होगा, और जिस जो भी उसमें से ज्यादा होगा, ठीक है, या तो ये या ये मोस्ट ऑफ दी बात है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है। वो वाला पॉइंट आप याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पे आई थिंक किसी बच्चे ने कमेंट में भी किया था, शायद अदिति ने लिखा था यहाँ पे, मैं पढ़ देता हूँ। प्राइवेट का 2, पब्लिक में अगर 1 से 1000 लोग हैं तो 5 मेंबर होने चाहिए, 1000 से 5000 हैं तो 15 मेंबर होने चाहिए, 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर का कोरम होना जरूरी है, ठीक है। कोरम समझ रहे हो ना, कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए। नोटिस का पीरियड, रिटन नोटिस ऑफ एटलीस्ट 21 डेज कैन बी गिवन बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो ये जो मीटिंग का जो वो है ना कि मीटिंग का जो नोटिस है वो कब देना है, इट कैन बी गिवन बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। देन आ जाता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी समझ रहे हो ना, प्रॉक्सी मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, मतलब अगर मेरे पास राइट है वोट का और मैं खुद नहीं जा रहा तो मैं अपना कोई प्रॉक्सी भेज सकता हूं, लेकिन प्रॉक्सी को 48 मीटिंग से 48 घंटे के पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं खुद नहीं आ रहा हूं, मैं अपना प्रॉक्सी भेज रहा हूं, ठीक है जी, कि मैं खुद नहीं आऊंगा, मैं अपना प्रॉक्सी भेजूंगा, ऐसा करके। मिनट्स ऑफ मीटिंग, एवरी कंपनी मस्ट मेंटेन मिनट्स ऑफ ऑल जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग समझ लो ना, जो भी एजेंडा होता है उसके अंदर टाइम बाय टाइम लिखा होता है, इतनी देर से इतनी देर ये होगा, डिस्कशन होगा, ये होगा, प्लान टिमकाना, तो वो ये तो हर तरीके का ही बनता है, आप लोगों को पता है। मिनट्स मस्ट बी साइंड बाय द चेयरपर्सन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, केप्ट एट द रजिस्टर, तो उसको चेयरपर्सन के द्वारा क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, और उसको कहां पे रखना पड़ेगा, एट रजिस्टर्ड ऑफिस, कहां पे रखना पड़ेगा, एट रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी उसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंपनी से। उसके बाद आता वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013, वैसे ही हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, लेकिन यहां भी पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, सेक्शन 271, सेक्शन 271 कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सच। तो ये किसके द्वारा होती है, ट्रिब्यूनल के द्वारा होती है। किस वजह से, कंपनी अपने अनेबल टू पे इट्स डेट जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, तो सरकार उसको लगता है, और कंपनी है वो इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट क्या किया है, वो अगेंस्ट उन्होंने कुछ काम किया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि एलियन मैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पाकिस्तान के साथ कोई डील कर ली, तो वो वाला पॉइंट है, यहां पर आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा होता है ये हो गया 271, और ये इनके सेक्शन जरूर से याद रखिए, इस वजह से क्योंकि अकाउंट्स में भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। कंपल्सरी 271 है, और वॉलंटरी कितना है, 304 है। वॉलंटरी कितना है, 304 है, वॉलंटरी 304 है। इनिशिएटेड बाय रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, ठीक है। वॉलंटरी है जिसके लिए कंपनी अपना क्या करेगी, रेजोल्यूशन पास करेगी। By ordinary resolution, if company resolve to wind up voluntarily, by special resolution, if company resolve that it cannot continue its business. देखो, अगर तो by ordinary resolution, if company resolves to wind up, और if company resolve that it cannot continue the business, तो एक होता है कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन जहां पर कंपनी को ये लगता है कि हम अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इफ कंपनी resolves to wind up voluntarily, वॉलंटरी लगता है उसको कि हाँ भैया हमें बंद कर देना चाहिए, तो नॉर्मल रेजोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो उस केस में हम फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, सेक्शन 327, ट्रिब्यूनल में पॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर, कोर्ट सुपरवाइज द वाइंडिंग अप प्रोसीजर। ये होता है जब लिक्विडेशन होती है, ठीक है। जब आप लोगों ने देखा लिक्विडेशन के अंदर एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जो सिक्योरिटी क्रेडिटर्स होते हैं, फिर लीगल फीस होती है, फिर अकाउंट्स में पढ़ाया था, फिर जो हमारा ये लिक्विडेटर होता है उसके एक्सपेंसेस होते हैं ना, इस तरीके के पॉइंट्स है वो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट, डायरेक्टर मस्ट मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइंडिंग अप वॉलंटरी। अगर कोई कंपनी वॉलंटरी बंद हो रही है तो पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम सॉल्वेंट है, डिक्लेरेशन मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, ठीक है। अगर वॉलंटरी आप अपनी कंपनी को बंद कर रहे हो तो आपको ये पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर, क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिक्लेयर द सॉल्वेंसी फाइंडिंग अप इज वॉलंटरी, डिक्लेरेशन मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। तो जो डिक्लेरेशन है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल होनी जरूरी है। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, उसके बाद लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। द कंपनी अपॉइंट अ लिक्विडेटर टू मैनेज द वाइंडिंग अप प्रोसीजर, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय द कंपनी, और उस लिक्विडेटर का एक रेम्यूनरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी तो पैसे चाहिए ना, तो जो भी उसका रेम्यूनरेशन होगा वो कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर, अब जो लिक्विडेटर है उसके पास क्या पावर है, सेटल द लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द कंपनीज एसेट्स, अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर डायरेक्शन इफ नेसेसरी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल लिक्विडेटर क्या क्या कर सकता है उसके बारे में लिखा हुआ है। और मीटिंग ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, सेक्शन 317, लिक्विडेटर मस्ट कॉल अ जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सेक्शन 3, फाइनल मीटिंग टू बी हेल्ड एट द ऑन द वाइंडिंग अप बिफोर मेंबर्स, ठीक है। तो लिक्विडेटर है वो जनरल मीटिंग बुलाएगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और फाइनल मीटिंग्स टू बी हेल्ड टू ले द अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर मेंबर्स, ठीक है। जब आपको लगता है कि बस खत्म हो गया, कंपनी को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। इतने सेक्शन याद नहीं रखने हैं, मैं फिर से आपको क्या बोल रहा हूं, कंपनी की जो टाइप्स हैं उसके सेक्शन जरूरी हैं, बाकी जितने याद होते हैं उतने याद कर लीजिए, जितने पीवाईक्यू में आए हुए हैं उतने याद कर लो, क्योंकि अगर आप सिर्फ सेक्शन याद करने बैठोगे तो टॉपिक भूल जाओगे, और अगर टॉपिक याद करने बैठोगे तो सेक्शन भूल जाओगे। तो सेक्शंस पे ज्यादा लोड नहीं लेना। मैंने इसमें इतने सारे सेक्शन इसी वजह से मेंशन किए हुए हैं कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप इस पे थोड़ा टाइम दे सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतने याद नहीं होंगे, जो याद होगा वो पढ़ लो, है ना, यही बोल रहा हूं।
मतलब मैंने तो आपकी सुविधा के लिए आपको दे दिया है कंटेंट, अब वो किस तरीके से उसको यूज करना है वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। लेकिन टाइप्स के सेक्शन जरूर से याद होने चाहिए, टाइप्स के और इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन जरूर से याद हो, बाकी कोई नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। Then there is the dissolution of a company. After completing the winding up, the liquidator files a report with tribunal. Tribunal passes an order for the dissolution of company. Company ceases to exist from the date of order. और फिर उसके बाद जो आपका जो जिस दिन डेट ऑर्डर पास कर दिया ट्रिब्यूनल ने डिसोल्यूशन का, उस दिन से कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, मतलब कंपनी की जो कंपनी है वो खत्म हो जाएगी, कंपनी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, सारे सेक्शन लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे याद करने हैं। मेरा फोकस ये था कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, एंड मोमेंट पे आके अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ याद कर लूं, अगर इसमें से कुछ याद हो सकता है तो बस कर लीजिएगा, बस, और क्या करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी याद करने बैठो, अगर याद हो रहे हैं तो गुड, अगर नहीं हो रहे हैं तो जाने दो, ठीक है जी। यस, चलिए उसके बाद आता है एलएलपी। व्हाट इज एलएलपी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये क्या है? एक कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर कुछ फीचर्स कंपनी के लिए हुए हैं, कुछ फीचर हैं वो पार्टनरशिप के लिए हुए हैं। कंपनी से क्या फीचर लिया हुआ है? लिमिटेड लायबिलिटी, और पार्टनरशिप से क्या फीचर लिया हुआ है? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो एक तरीके से बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी? अब इसके अंदर लीगल एंटिटी है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर, 2008 का एक्ट है। इट कैन ओन प्रॉपर्टीज यू एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स ओन, ठीक है। सेम वही है, एक लीगल एंटिटी है, तो जैसे कंपनी होती है लीगल एंटिटी, उसी तरीके से ये भी आपकी लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि लिमिटेड है तो लिमिटेड टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल टू द एलएलपीज डेट और ऑब्लिगेशंस। तो जो भी एलएलपी के डेट और ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी जो लायबिलिटी होती है उसके लिए वो रिस्पांसिबल नहीं होता। देन आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन। उसी तरीके से जैसे कंपनी है वो मानती है कि हम लंबे समय तक चलने वाले हैं, उसी तरीके से एलएलपी भी ये मानती है कि हमारा जो हमारी एक्जिस्टेंस है वो चलती रहेगी, चाहे कितने पार्टनर आए या पार्टनर चले जाएं। फ्लेक्सिबल, गवर्न्ड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट व्हिच आउटलाइन द राइट्स, नो रिक्वायरमेंट फॉर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर आप लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। यू नीड नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट ऑल। कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और दूसरा नंबर, मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो पार्टनरशिप जैसे होती है ना, तो 2 लोग मिलकर एलएलपी बना सकते हैं, मैक्सिमम नहीं है। और जो 2 पार्टनर्स है ना, उसमें से एक पार्टनर है वो रेजिडेंट होना जरूरी है, उसका भारत का रेजिडेंट होना जरूरी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, मिनिमम ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पांसिबल फॉर स्टैट्यूटरी एंड लीगल कंप्लायंस, ठीक है जी। डेजिग्नेटेड पार्टनर का कांसेप्ट पहली बार यहीं पर ही आया था, इससे पहले ना तो पार्टनरशिप में और कहीं पर भी डेजिग्नेटेड पार्टनर का कांसेप्ट है वो नहीं था। तो सबसे पहले यही है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो कि स्टैट्यूटरी और लीगल कंप्लायंस के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। मतलब उसको, मतलब जो भी लीगल कंप्लायंसेस होंगे एलएलपी एक्ट के अंदर, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेवारी, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। इंडिया के अंदर अगर एलएलपी बनानी है तो क्या करेगा? डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिक्वायर्ड फॉर ई फाइलिंग फॉर द एमसीए पोर्टल, ठीक है। ये अभी मैं कल शाम को क्लास इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि मैं खुद अपने टीडीएस के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहा था, ठीक है जी। तो पहला तो यही है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन डीएससी फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म एट द एमसीए पोर्टल, ठीक है। जो आप लोगों का एमसीए का पोर्टल, उस पे आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद डीआईएन है, ये वाला क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, मैंने आपको बताया था ना, डीआईएन, ये क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड पेपर में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआईएन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआईएन। obtain DIN for the designated partner by filing DIR 3 form on the MCA portal। तो MCA के पोर्टल पे जो DIR फॉर्म 3 होता है वो आप क्या कर देते हो, पहले क्या करोगे? पहले डिजिटल सिग्नेचर, उसके बाद DIN, देन आ जाता है नेम रिजर्वेशन। रन LLP फॉर्म टू रिजर्व द डिजायर्ड नेम, एंश्योर दैट नेम कंप्लाइज विद द नेमिंग गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द MCA, ठीक है। तो नेम जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि जो नेम है वो एज पर द गाइडलाइंस होना चाहिए, जो भी एमसीए ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं उसके तहत ही होना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द एलएलपी एग्रीमेंट और फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। File and fill it form for incorporation of LLP with the register of company. Attach necessary documents like proof of address of registered office, subscriber sheet and detail of partners. Then आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपको ये पहले 2 पॉइंट थोड़े अलग हैं। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एलएलपी के केस में आपको पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, उसके बाद फिर नेम रिजर्व करोगे, फिर आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, और उसके बाद एलएलपी का जो एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एलएलपी एग्रीमेंट विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर आरओसी के पास जो फॉर्म है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना पैन नंबर, टैन नंबर है वो ऐड कर सकते हो, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये कोई इतना खास नहीं है, कंप्लायंस ऑफ फाइलिंग, ठीक है। ये तो बात की बात है, ये इतना डिटेल में नहीं जाएगा, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। एडमिट कार्ड आज नाइट में आ जाएगा, मम्मी दादाजी का ट्वीट आया, अच्छा देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, है ना। सच में ट्वीट आया क्या? एक्चुअली इन पे प्रेशर बहुत है ना। अब ये चाह के भी हमारे एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एग्जाम भी अगर इन्होंने पोस्टपोन कर दिया ना तो फिर तो इनकी जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची हुई है वो भी जाएगा। अच्छा अभी 3 मिनट पहले ये ट्वीट आया, ओके। तो ये ट्वीट क्या है? एनटीए प्लान्स टू इशू यूजीसी नेट एडमिट कार्ड बाय टुनाइट, प्लीज चेक एट यूजीसी, ठीक है। आज ही आएगा, आज रात को आएगा, आज रात को आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे सारा इसका क्या है प्रोसीजर। डिजिटल सिग्नेचर ले लिया, DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, उसके बाद नेम को रिजर्व करवा लिया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स करवा लिया, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिल कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, LLP एग्रीमेंट हो गया, एग्जीक्यूट करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये सबमिट करवाना, पैन टाइम मिल जाता है, उसके बाद बैंक अकाउंट और कंप्लायंस। तो ये 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका कंपटीशन एक्ट। देखो कंपटीशन एक्ट से पहले भारत में MRTP एक्ट था 1969, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट था। उसके बाद ये वाला एक्ट आया है। कंपटीशन एक्ट का मतलब कि मार्केट में फेयर कंपटीशन होना चाहिए। द कंपटीशन एक्ट 2002 is a legislation enacted by the Parliament of India to promote and sustain competition in market, protect the interest of consumer and ensure freedom of trade carried by the other participants in the market। मतलब मोनोपोलीज ना हो, कॉम्बिनेशन ना बनाओ, इस तरीके से ऐसा करके पहली बात, ठीक है। अब थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस था 1969। Prior to the Competition Act 2002, the MRT Act was in place to prevent concentration on economic power, control monopolies and prohibit monopolistic and restrictive trade practices। तो इसके अंदर तीन चीजें थी कि किसी के पास इकोनॉमिक पावर ना हो, कोई मोनोपोलिस्ट को कंट्रोल ना करे, और किसी तरीके से जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस समझ रहे हो ना, ऐसे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो गलत है, मतलब वो कर नहीं सकते। जैसे आप स्पूरियस गुड्स नहीं बेच सकते हैं, आप प्राइस को ज्यादा नहीं बेच सकते MRP पे ना, तो कुछ इस तरीके की चीजें थी। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कंपटीशन एक्ट कैसे आया था उसके बारे में बात करते हैं। देन आ जाता है राघवन कमेटी। कमेटी का नाम याद रखिएगा, Raghavan Committee। What is the Raghavan Committee? In 1999, the government of India appointed a high-level committee on competition policy and law, chaired by S.V.S. Raghavan. The committee recommended to repeal the MRTP Act and introduction of new competition law in the line with international practices। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो MRTP Act है उसको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और जो कंपटीशन लॉ है उसको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे करवा देना चाहिए। ठीक है यार, आप मुझे ना एक बात बताओ, ये जो सिंपल, ये अगर आप कोर्स को देखते हो ना, तो अगर इसके अंदर हर क्लास 1.5 से 2 घंटे की है, तो लगभग मैंने आपको 60 घंटे की रिवीजन करवा दी। अब ये वाला कोर्स ना करवाता, इसकी जगह 2 मैराथन करवा देता, तो आप सेटिस्फाई हो जाते। अब ये भी तो सोचो कि मैं क्या करवा रहा हूं। बेटा कभी नहीं करवाया मैंने इससे पहले ये चीज, मैंने आपका पूरे सिलेबस दोबारा से रिवाइज करवा दिया। तो अगर आप PYQ आप एक बार लगा लोगे तो इतना तो बख्श दो यार, समझ रहे हो ना। जितना मैं कर सकता हूं उतना मैंने किया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 2.0 के अंदर सारे PYQs हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार कंटेंट का रिवीजन कोर्स लेके आऊंगा, और मैंने कंटेंट का ऐसा रिवीजन कोर्स निकाला है, आपने खुद ही देख लिया। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि एक आध क्लास से कोई फर्क पड़ जाएगा, तो इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है बताइए, आपको सोचो यार। आप एक क्लास को रो रहे हो, मैंने पूरा 50-60 घंटे में आपको सारा सिलेबस ही पढ़ा दिया। अब सवाल तो सिलेबस ही आएगा ना, इतना क्यों डर रहे हो, इतना क्यों डिपेंडेंसी बना रहे हो। उस 3 घंटे से 4 घंटे के सवाल सॉल्व करवाने से क्या हो जाएगा। ऑलरेडी 12-12 घंटे की मैराथन पड़ी हुई है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। पढ़ना आप लोगों ने है, वो जरूरी है आपके लिए, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से थोड़ा सा फोकस करो। इनेक्टमेंट, अब देखो इसकी डेट जरूर से याद रखनी है। 2005 पार्लियामेंट रिसीव द प्रेसिडेंट्स एक्सेंट ऑन 13 जनवरी। द एक्ट एस्टैब्लिश द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एनफोर्स इट्स प्रोविजन। और कंपटीशन इसके अंदर CCI को बनाया गया, किसको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है इसकी प्रोविजंस को क्या करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए। इसकी प्रोविजंस को एनफोर्स करने के लिए इन्होंने एक CCI बनाया है, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसकी प्रोविजंस है, देखो ये इसके सेक्शन जरूर से याद रखने हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन, और तीसरे नंबर पे है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। इसके अंदर 3 ही सेक्शन है, मतलब टोटल 3 सेक्शन है, 3 4 5 6 है। तो 3 है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब एग्रीमेंट दैट कॉज आर लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, इंक्लूड कार्टेल, बिग रीडिंग और प्राइसिंग फिक्सिंग एग्रीमेंट। मतलब इस तरीके के एग्रीमेंट जो कंपटीशन को खराब कर रहे हैं, जैसे लोग कार्टेल बना लेते हैं, बिड रिगिंग है, मतलब इतना ही प्राइस डिसाइड करेंगे, और प्राइस फिक्सिंग है, तो वो उन सब चीजों के लिए सेक्शन कौन सा डील करता है, 3 सेक्शन 3 डील करता है, सेक्शन 3 डील करता है। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मतलब चार से याद रखो, 4 लोग मिलकर आपको मारने आए तो उनकी पोजीशन आपसे तगड़ी हो जाएगी ना। सो प्रोहिबिट एनी कंडक्ट बाय एंटरप्राइज दैट अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, एग्जांपल इंक्लूडिंग अनफेयर प्राइसिंग, लिमिटिंग प्रोडक्शन और क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री। मतलब डोमिनेंट पोजीशन, उनके पास पावर है तो वो अनफेयर प्राइसिंग कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन को लिमिटेड कर दे रहे हैं, या फिर वो बाकियों के लिए एंट्रीज के बैरियर क्रिएट कर दे रहे हैं। बाकियों के लिए एंट्री बैरियर्स है वो क्या कर दे रहे हैं, क्रिएट कर दे रहे हैं। इफ दे आर क्रिएटिंग द बैरियर्स फॉर अदर्स, अगर वो दूसरों के लिए बैरियर्स क्रिएट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेशन। तीसरा आएगा रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर मर्जर, एक्विजिशन और अमलगमेशन दैट एक्सीड्स सर्टेन थ्रेशोल्ड रिक्वायर प्रायर अप्रूवल फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंश्योर कॉम्बिनेशन डू नॉट हैव एप्रिशिएबल इफेक्ट्स ऑन द। तो अगर आप मर्जर, एक्विजिशन और अमलगमेशन करना चाहते हो, जो एक थ्रेशोल्ड, देखो थ्रेशोल्ड लिमिट तक तो कर सकते हो, लेकिन हाफिडेटिव प्राइसिंग बोल सकते हो। लेकिन अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, इफ दे आर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस केस में आप लोगों को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, CCI की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की आपको क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो एंश्योर कॉम्बिनेशन डू नॉट हैव एन एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन द कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, तो ये तीन किसके साथ है, एंटी
कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, 4 किसके साथ है, अब्यूज ऑफ डोमिनेशन, 5 और 6 किसके साथ डील करता है, 5 और 6 डील करता है कॉम्बिनेशन के साथ। उसके बाद जो 7 है इसके अंदर ये सीसीआई, अभी कोई बता रहा था सीसीआई से सवाल आया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल आया था। कंपटीशन ऑफ इंडिया से क्या हुआ था, सवाल आया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये इसके तहत क्या बनाई गई है, बॉडी बनाई गई है, सेक्शन 7 है, एन ऑटोनोमस बॉडी अपॉइंटेड रिस्पांसिबल फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब सरकार ने इस एक्ट के अंदर एक सीसीआई बॉडी को बनाया है जो कि इस एक्ट की जो प्रोविजंस है उनको इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। यस, डोमिनेंट पोजीशन इज नॉट बैड, मतलब आप मार्केट में बड़े हो सकते हो लेकिन आप उस बड़े होने का फायदा नहीं उठा सकते, सिंपल, ठीक है, दैट्स पॉइंट। इन्वेस्टिगेट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एंड रेगुलर कॉम्बिनेशन। तो ये देखो, ये था 4 3 4 5 और 6, देखो यहाँ पे मेरे को भी याद हो गया है ना, मैं सोच रहा हूँ मैं भी पेपर दे दूँ लेकिन मैंने फॉर्म नहीं डाला ना, नहीं तो मैं दे ही देता। इस बार मेरा फुल मूड था एग्जाम देने का। तीन चार पांच छह, ठीक है। पावर्स ऑफ द सीसीआई, अब इसकी कौन कौन सी पावर्स है, ठीक है, इसके पास कौन कौन सी पावर्स है, व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स। पहला, कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेटिंग टू एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, किसी भी तरीके की अगर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो रही है तो उसके अंदर ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री मार सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि भैया क्यों कर रहे हो बताओ। दूसरा, इशू ऑर्डर टू सीज एंड डिजिस्ट एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट जो हो रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है उसको हटाया जा सकता है। इंपोज पेनल्टीज एंड पास ऑर्डर फॉर द डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज एंजॉयिंग अ डोमिनेंट पोजीशन टू इंश्योर कंपटीशन, और अगर कोई अपनी कंपटीटिव और अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है तो उस पर पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है और उस पर ऑर्डर्स भी पास किए जा सकते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल न करे और मार्केट में प्रॉपर कंपटीशन है। जेआरएफ नहीं बेटा, अभी मैं जेआरएफ करके क्या करूंगा बताइए। अगर मुझे अपने सीवी में जेआरएफ ऐड करने होते ना तो पिछले 7 साल के अंदर कम से कम 10 बार तो पेपर हुआ ही है, 10 बार नहीं तो 8, हाँ 10 बार तो हुआ ही है ना। तो मैं भी अपने नाम के साथ लिख देता 10 टाइम्स जेआरएफ, 8 टाइम्स जेआरएफ, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस हो चुका है इतना तो पता है कि थोड़ी सी मेहनत है। मतलब अगर मुझे पेपर देना हो तो बस मुझे 1 महीना पढ़ना पड़ेगा और वो भी सिर्फ पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा, पेपर 1 तो वो भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पेपर 2 है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा बस। बट क्या करना है बताइए, क्यों भाई, जब उस चीज का कोई फायदा नहीं है। देन इसके अंदर आ जाता है पेनल्टीज, इंपोज पेनल्टी फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड पेनल्टीज इंक्लूड फाइन एंड डायरेक्टिव्स टू मॉडिफाई और टर्मिनेट एग्रीमेंट्स। दूसरा, लीनियंसी प्रोग्राम्स एनकरेज कंपनीज इन्वॉल्व इन कार्टेल टू कम फॉरवर्ड विद इंफॉर्मेशन, ऑफर रिड्यूस पेनल्टी फॉर दोस हु कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। और इसके साथ एक ये वाला आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, इसके अंदर लीनियंसी दी गई है। लीनियंसी का मतलब क्या होगा कि अगर कोई कार्टेल बना हुआ है तो अगर वो खुद ही इंफॉर्मेशन दे देंगे तो उनकी पेनल्टी को कम कर देंगे। ये वाला पॉइंट आपने कभी किसी एक्ट के तहत नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ ये कंपटीशन एक्ट के अंदर लीनियंसी प्रोग्राम है, तो इसका सेक्शन जरूर से याद रखिएगा। और इसके अंदर जो अपील आती है 53 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन एबिलिटी ट्रिब्यूनल टू हियर एंड डिस्क्लोज द अपील्स अगेंस्ट सीसीआई। अब अगर सीसीआई के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास करता है, मतलब सीसीआई ने कोई ऑर्डर पास किया तो सीसीआई के अगर आप अगेंस्ट अपील करना चाहते हो तो उसके लिए एक कॉम्पिटिटिव अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी बनाएगा। मतलब वही है ना कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे वही, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है, अपीलेट ट्रिब्यूनल की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। तो अगर सीसीआई के ऑर्डर है, किसी ने मतलब डिस्पोज द अपील अगेंस्ट सीसीआई, तो सीसीआई के बाद आप कहां पर जा सकते हो, सीएटी में, दैट इज कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। कहां पर जा सकते हो, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर एडवोकेसी, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन द कंपटीशन मैटर और प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर। तो इसके अंदर जो सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं वो यहां से हैं, यहां से 1 2 3 और 4, बस ये जो सेक्शंस हैं इससे सवाल पूछे जाने के चांसेस है कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है वो सेक्शन 3 है, जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है वो पॉइंट सेक्शन 4 है, और कॉम्बिनेशन का जो रेगुलेशन है वो सेक्शन कौन सा है, 5। कौन सा है, 5 और 6, ठीक है। तो ये जरूर से आप लोगों ने याद रखना। तो अगर यहां से मतलब लीगल से ऐसा है कि देखने में आपको लगता है कि सिलेबस बहुत सारा है लेकिन इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इससे एक सवाल पूछे जाने के चांसेस है। उसके बाद आता है आपका आईपीआर। आईपीआर से कहां से सवाल पूछे जाते हैं, आईपीआर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं टाइम फ्रेम से, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको सेक्शन वो भी बताता रहूंगा कहां से सवाल पूछे जाने के पॉइंट है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर जैसे पेटेंट है, पेटेंट का मतलब है किसी भी चीज कोई पेटेंट होता है इन्वेंशन के लिए, व्हिच इज प्रोडक्ट और प्रोसेस प्रोवाइडिंग अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी कुछ नया लेके आ रहे हो, पेटेंट है तो वो एक्सक्लूसिव है, गिविंग द पेटेंट होल्डर द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग द पेटेंट इन्वेंशन विदाउट परमिशन। तो पेटेंट क्या है, वो इन्वेंशन है। पेटेंट क्या है, वो आप लोगों की एक इन्वेंशन है। तो इसका जो जनरली होता है फाइलिंग का डेट से 20 साल तक, इन्वेंशन मस्ट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक इन डिटेल मैनर। और लेकिन ये जो इन्वेंशन होती है वो आपको पब्लिक को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन डिटेल्ड मैनर, डिटेल्ड मैनर।
डिटेल मैनर में आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। देन आ जाता है टाइप्स ऑफ पेटेंट। टाइप्स ऑफ पेटेंट जैसे यूटिलिटी पेटेंट हो सकते हैं नए और यूजफुल इन्वेंशन के लिए, डिजाइन पेटेंट हो सकते हैं कुछ ऑर्नामेंट डिजाइन के लिए, या फिर प्लांट हो सकते हैं न्यू और डिस्टिंक्ट प्लांट वैरायटी। यहां से सवाल नहीं पूछा जाता। अब आप पेटेंट, अब ये वाला टॉपिक है जो पूछा जा सकता है, मतलब रिक्वायरमेंट फॉर पेटेंटेबिलिटी। तो आप अगर पेटेंट अपना कुछ करवाना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले नोवेल्टी, नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस, द इन्वेंशन मस्ट नॉट बी ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन आर्ट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बना दे, भैया ये तो ये भी बना लेता, वो भी बना लेता, फलाना भी बना लेता, ढिमकाना भी बना लेता। इस वजह से यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी उसकी होनी चाहिए, मतलब वो सोसाइटी के लिए यूजफुल होना चाहिए। वो सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए? एक तरीके से यूजफुल होना चाहिए, उसका कोई फायदा होना चाहिए, उसका कुछ फायदा होना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो तभी उसको क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल करने का मतलब बनता है नोवेल्टी। देन आ जाता है प्रोसीजर टू ऑब्टेन। क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन डालेंगे कहां पर, पेटेंट ऑफिस में, एग्जामिनेशन बाय द पेटेंट ऑफिस, पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, उसके बाद ग्रांट है, पेटेंट है, आफ्टर मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने के बाद जो पेटेंट है वो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो पेटेंट है वो दे दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका साइन डिस्टिंग्विश करता है जो आपको, ठीक है, कोई लोगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई लोगो हो सकता है, कोई थीम हो सकती है, कुछ लोगो होता है जो आप लोगों का ट्रेडमार्क। देन आ जाता है की फीचर्स। व्हाट इज द की फीचर्स? डिस्टिंक्टिवनेस मतलब डिस्टिंग्विश होना चाहिए दूसरों से। जैसे मैंने आपको बताया था एप्पल का अलग है, चलो मैं 10 साल है उसको इंडेफिनिटली टाइम के लिए रिन्यू करवा सकते हो। वर्ड मार्क्स हो सकते हैं, लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, 3D हो सकता है, साउंड हो सकता है, और इवन कलर्स भी हो सकते हैं। तुम लोगों का कॉमन सेंस कितना बेकार है यार। उस कमेंट उसमें पढ़ तो लो मैंने किसके लिए क्या लिखा है। अरे भाई वो ऑफिशियल ट्वीट आया है कि आज रात को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो अब उसके नीचे मैंने क्या लिखा है, हेलो यूट्यूबर्स, कैमरे की देखो तरफ देखो, तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है। मतलब आपको सार्केज्म भी समझाना पड़ता है कि भैया मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला है। ये 10 साल के लिए होता है, लेकिन अगर ये सर्विस वाला हो तो 17 साल के लिए होता है। यार ये अजीब सा कलर क्यों हो गया इसका, है ना? ये अजीब सा कलर दिख रहा है या मेरे को ऐसा लग रहा है? ठीक है, एक सेकंड यार, इसको बंद ही कर दूं। ये चलती कहां से? अच्छा ये वाली स्विच अभी सही है। बड़ा अजीब सा हो गया, पता नहीं क्या हुआ यार। चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा है। फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क? पहला, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। तो अगर आपका एक ट्रेडमार्क होगा, अगर आप लोगों का ट्रेडमार्क होगा तो उससे आप गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, गुड्स की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और अपने प्रोडक्ट को जो एडवर्टाइजिंग होती है उसमें आप लोगों को क्या मिल जाती है, काफी हेल्प मिल जाती है। ब्राइटनेस नहीं, इसकी ब्राइटनेस तो कम नहीं यार, इसी में कुछ दिक्कत होगा। एक सेकंड यार, मेरे को भी ये तो धुंधला धुंधला सा दिखने लगा है। ब्राइटनेस कहां पे होती है? सिस्टम में होती है। अच्छा ये नाइट मोड ऑन हो गया था, अब सही है। अरे वाह तलवीर सिंह, तुझे कंप्यूटर चलाना आता है? क्या बात है, चला दिया मैंने। चलो ठीक है जी। तो ये तो फंक्शंस तो कुछ खास नहीं है, मतलब किसी का ट्रेडमार्क क्या होता है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आ जाता है प्रोसीजर टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क, कंडक्टिंग अ ट्रेडमार्क रिसर्च, फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद ट्रेडमार्क ऑफिस, एग्जामिन करना पब्लिकेशन, ऑपोजिशन पीरियड वेयर थर्ड पार्टीज कैन चैलेंज, और रजिस्ट्रेशन एंड इश्यूएंस ऑफ अ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। तो ठीक है, जो आपका ट्रेडमार्क होता है उसको तो कोई दूसरा बंदा चैलेंज भी कर सकता है, उसको तो कोई दूसरा बंदा चैलेंज भी कर सकता है, राइट। उसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट है वो आप लोगों का लीगल राइट होता है जो आपको ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, एक्सक्लूसिव राइट दे देता है टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूजली फॉर अ लिमिटेड टाइम। आर्टिस्टिक वर्क होता है, ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क होता है तो मतलब आपको क्या मिल जाता है, यू गॉट द एक्सक्लूसिव राइट। आपको एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म, डिस्प्ले एंड क्रिएट डेरिवेटिव वर्क्स। जैसे बुक्स हो गए आप लोगों के, बुक्स हो गए आप लोगों की, आर्टिस्टिक वर्क हो गया ना, इस तरीके की चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। सो टर्म है लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, ठीक है, टिपिकली द लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, ठीक है, 60 ईयर्स मतलब लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, उसके बाद मरने के बाद ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन एग्जिस्ट अपॉन क्रिएशन एंड फिक्सेशन ऑफ वर्क इन द टेंजिबल फॉर्म। तो इसके अंदर देखो ये यहां से सवाल बन सकता है, ये वाला जो टॉपिक है इससे सवाल आपका बन सकता है, ये वाला कि किस तरीके का टाइप्स इसमें कवर होता है। जैसे लिटरेरी वर्क हो गया, कोई म्यूजिक बनाया आपने कोई पेंटिंग बनाई, आपने कोई मूवी बनाई, आपने कोई गाना रिकॉर्ड किया, आपने कोई ब्रॉडकास्ट किया, और आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये कॉपीराइट के अंदर आ जाती है। सवाल एक बार आया था सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर को पेटेंट करवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर पेटेंट नहीं होता। क्वेश्चन था 2021 में या 22 में कि सॉफ्टवेयर को पेटेंट के ऑप्शन में आया था, लेकिन सॉफ्टवेयर पेटेंट नहीं होता, सॉफ्टवेयर को पेटेंट नहीं होता, सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट करवा सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी बट प्रोविजन लीगल एडवांटेज इन द एनफोर्सिंग राइट। कॉपीराइट वैसे मैंडेटरी नहीं होता रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर आप करवा लोगे तो आपको उसका फायदा ही होगा, उसका नुकसान कुछ नहीं होता, ठीक है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव इट रजिस्टर्ड, राइट। ये क्वेश्चन है वो, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है वो आप लोग, हाँ 2 लाख तक की पेनल्टी और 3 साल, वो देख लेना यार, अभी देखो फिर कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना, ऑब्वियसली बात, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो यहां पर कवर हो रहे हैं। उसके बाद आता है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट।
Information Technology Act 2000 was enacted by the Indian Parliament to provide legal recognition to transaction carried out by the means of electronic data interchange or other means of electronic communication. मतलब ऑनलाइन चीजों को ऑथराइज करने के लिए, ऑनलाइन चीजों को ऑथराइज करने के लिए, ऑनलाइन चीजों को वेरीफाई करने के लिए, ऑनलाइन चीजों को ऑथेंटिकेशन देने के लिए यूज किया गया। ठीक है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या जो भी ई फॉर्म के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हो रहा है उन सभी चीजों को बोला गया कि आप कर सकते हो। So the act was passed on 17th of December, sorry 17th of October 2000 and came into effect on 17th October 2000। ये सेम ही हो गया, पास और इफेक्ट सेम दोनों एक ही डेट पे हुआ क्या? सेम डेट पे हो गया क्या? सेम डेट पे हुआ था क्या? अच्छा, पब्लिश हुआ था 9 जून को, ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 9 जून को। ठीक है, ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 9 जून को। ठीक है, क्लियर है जी? चलो, अब इसकी प्रोविजन, इसमें से एक सवाल आपको हर बार आ जाता है जो नॉर्मली किससे रिलेटेड होता है, जो होता है रिलेटेड बेसिकली किससे, जो पेनल्टी वगैरह होती है उससे रिलेटेड होता है। तो जैसे सबसे पहले तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू पेपर बेस्ड रिकॉर्ड, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड्स को रखते हो तो वो उसी तरीके से जैसे आप नॉर्मली फॉर्मली अपने रिकॉर्ड्स को रखते हो, राइट? पहली बात। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर, इसके सेक्शन थोड़े याद कर लीजिएगा। डिजिटल सिग्नेचर है वो सेक्शन 5 है। जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, फैसिलिटेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, रिटेंशन एंड ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स बाय गवर्नमेंट, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, आप ऑनलाइन ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये सारे इसके अंदर हो गए, राइट? उसके बाद है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, एस्टैब्लिशिंग कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू लाइसेंस एंड रेगुलेट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, प्रोसीजर फॉर द इशुएंस, सस्पेंशन एंड रेवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसके बाद एक आता है साइबर रेगुलेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका मतलब एस्टैब्लिश ऑफ ट्रिब्यूनल टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू एक्ट अपील प्रोसेस फॉर एग्रीड पार्टी। ठीक है, तो ये हर एक्ट के अंदर एक क्या बनाया जाता है, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। हर एक्ट के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। उस ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? उस ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि भाई ये, उस ट्रिब्यूनल का मतलब है कि अगर कोई भी कंफ्लिक्ट आता है तो उस कंफ्लिक्ट को, ऑफेंस को क्या किया जाएगा, सेटल कर दिया जाएगा, मतलब आर्बिट्रेशन के थ्रू या फिर कंसाइलेशन या फिर नॉर्मल आप मीडिएशन के थ्रू भी उसको निपटाया जा सकता है। देन आता है ड्यूटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफाइन द रिस्पांसिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ इंटरनेट आईएसपी वेब होस्ट इन द प्रिवेंटिंग और प्राइवेसी ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। यहां से सवाल नहीं आता, ये है वो टॉपिक जहां से सवाल आता है। जब मैंने आपको मेन कोर्स पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके ये वाले सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने आप लोगों को खोल के भी दिखाया था कि आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि इस सेक्शन के अंदर ये इतनी पेनल्टी है, ये वाला सेक्शन इस पर्टिकुलर मैटर के लिए। इसमें मैं मेन सेक्शन है वो लेके आया हूं, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस और हैकिंग, पेनल्टी ऑफ अनऑथराइज्ड डाउनलोडिंग, कॉपिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, पेनल्टी इंक्लूड कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पार्टी। अब यहां से ज्यादा सवाल पूछे गए। सेक्शन 66 किससे आ जाता है? किसी के कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर दिया, इंप्रिजनमेंट 3 साल और 5 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। आइडेंटिटी थेफ्ट 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी, जैसे किसी के सिग्नेचर को साइन कर लेना, पासवर्ड है, 3 साल की पेनल्टी और 1 लाख रुपए तक का वो हो सकता है। चार्ट भी बनवाया था, यस। जाना जाता है चीटिंग बाय पर्सनेशन, चीटिंग बाय पर्सनेशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, इंप्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर एंड फाइन फॉर 1 लाख। और ये वो टॉपिक है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी 66E, punishment for capturing, publishing or transmitting images of a person's private area without consent, imprisonment up to 3 years and fine up to 2 लाख। ठीक है, कि अगर प्राइवेसी को किसी को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इस वजह से ये आता है। ये वाला तो पेपर 1 में भी पूछा गया था, 66F का ये पेपर 1 में भी पूछा गया था। किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू साइबर टेररिज्म। ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू साइबर टेररिज्म। सिवियर पनिशमेंट फॉर द एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म इंटेंडेड टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ सॉवरेनिटी, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसके लिए फिर कोई पेनल्टी नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, सीधा उठा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आता है ऑब्ससीनिटी एंड पोर्नोग्राफी, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीनेट मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 66(7) है, जिसके लिए 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। और अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ मैटर है तो 67B, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो इसके लिए 5 साल की सजा है और 10 लाख रुपए तक का पेनल्टी हो सकती है। अगर आप इसको उससे पढ़ोगे ना, तो ये अगर मैं अभी यहां पर आप लोगों को बता भी देता हूं, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 सर्च करो, विकिपीडिया पे जाओ, इधर अगर आप जाते हो ना तो यहां पर आपको ये सारा चार्ट मिल जाएगा। ये देखो, यहां से आप लोगों को चार्ट मिल जाएगा पूरा, देख रहे हो? टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, हैकिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम 66B, 66C, 66E, F, तो ये सारे 66 वाले हैं। इसको फिर उसके बाद 67A, B, C, 68, 69, 7, 70, तो ये सारे हैं। ये जरूर से बेटा याद कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो ना? एंड टाइम पे मैं आपको ये इस वजह से, वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर, तब भी आई थिंक 1-1.5 महीना पहले ये बता दिया था, लेकिन फिर भी ये वो चीज है जो कोशिश कीजिए कि आप पढ़ो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे बड़े आराम से इसके जो ऑफेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मिलते हैं। 66 वाले का एटलीस्ट पता ही, इंडियन पीनल कोड के अंदर अगर आप देखते हो तो ये पूरा आपका आईटी एक्ट है। पेनल्टी PANL
इसमें भी आप देख सकते हो, ये देखो ये सब यहां पर है, मतलब ये सब पेनल्टीज यहाँ पे आप लोगों को देखो, मतलब इसमें तो इतना कहां ढूंढोगे, ये ओरिजिनल ऑफिशियल एक्ट है, लेकिन इधर आप उसके अंदर ही पढ़ लो, ओपेरा जो हमारा विकिपीडिया, वहां से एक बार इसके गो थ्रू हो जाना। अगर यहां से सवाल आ गया तो 2 नंबर आपके पक्के। समझ लो ना, ये वो चीजें हैं जो थोड़ी सी मेहनत मांगेगी और एक बार आपने याद, मतलब इस तरीके की चीजें हैं ना जिसपे बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसको ना ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि क्या ही फायदा। तो मैं उसके लिए आपको बोल रहा हूं, उसके लिए आपको बोल रहा हूं कि अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आपका फायदा होगा। उसके बाद आता है आपका आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरबीआई आरटीआई बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 2004। इनकी डेट्स ये ना देखो, ये वाला जो मैं भी आपको बताता हूं, 2022 में सवाल पता क्या आया था, आरटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसमें ना डेट ऑफ इनेक्टमेंट लिखा हुआ था 13 अक्टूबर 2005। 5 पॉइंट बड़े आसान पूछे हुए थे आरटीआई से, एक ही पॉइंट था जो नया था, उसमें 13 अक्टूबर लिख दिया था। कितना लिख दिया था? 13 अक्टूबर लिख दिया था, और वही एक दिक्कत बन गई थी। कितना लिख दिया था? 13 अक्टूबर लिख दिया था, और उसी के चक्कर में बच्चों के सवाल गलत हो गए थे। 13 अक्टूबर लिख दिया था, कितना? 13 अक्टूबर लिख दिया था, और वो बच्चों का सवाल गलत हो गया था। इस वजह से मैं आपको बोलता हूं कि जितने भी क्लास में पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं कि इनकी डेट्स है वो याद कर लीजिएगा। सेक्शन याद होते नहीं होते अलग बात है, लेकिन डेट्स को जरूर से याद रखिएगा। डेट्स से सवाल आता ही आता है, और वो ऐसा निकाल के पूछते हैं ना, फिर कंफ्यूज हो जाता है। ओके, तो इसकी प्रोविजंस है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज राइट टू रिक्वेस्ट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, कि हर पर्सन के पास, हर सिटीजन के पास क्या है? अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? वो पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है। पब्लिक अथॉरिटी कौन सी है? Define public authority as bodies of institution of self government established or constituted by the constitution, by law or by the government notification। जो या तो constitution के अंदर है, या self government है, by law है, या फिर government notification, ठीक है, रजिस्टर्ड हो गए या कुछ भी बोल सकते हो। तो ये वाला obligation of public authorities, proactive disclosure of information by public authority including details of their organization। अब ये proactive का मतलब क्या हुआ कि हर public authority के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को पहले ही पब्लिक करे, मतलब जो नॉर्मल है कि उसका नाम, उसकी फंक्शन, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, ताकि देखो अगर एक आरटीआई डालोगे तो फिर कितने सारे उनको भी काम करना पड़ता है, कितना सारा काम है वो करना पड़ता है। तो इस वजह से ये पब्लिक अथॉरिटीज को सेक्शन 4 के अंदर बोला गया है कि आप अपनी अथॉरिटी, अपनी जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको पहले ही डिस्क्लोज कर दो। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले ही डिस्क्लोज कर दो। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को पहले ही डिस्क्लोज करोगे तो उससे होगा क्या? उससे लोगों को आरटीआई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, तो फिर वो आरटीआई क्यों डालेंगे? अब यहां से सवाल पूछा गया है, आईपीपीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेक्शन 5(6), अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कौन सा? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसके पास आप अपने एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो। पीओ शराब पीओ नहीं, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट अपॉइंट पीआई टू रिसीव एंड प्रोसेस आरटीआई। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपना पीआईओ अपॉइंट करेगा, जो इन कंप्लेंट्स को क्या करेगा, इन मैटर्स को क्या करेगा, जिस मतलब जो एप्लीकेशन लेगा उसका प्रोवाइड असिस्टेंस टू एप्लीकेशंस इन फाइलिंग रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, और वो लोगों को असिस्ट भी करेगा इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब किसी को कुछ फॉर्म वगैरह नहीं भरना आ रहा तो उसमें हेल्प करेगा कि भैया मैं तेरे को बता दे रहा हूं। उसके बाद प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, क्या कर सकते हो? सिटीजन कैन सबमिट अ रिटन और इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, द रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड टू पीआई ऑफ द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। तो आपको सीधा अथॉरिटी को नहीं लिखना, आपको उस पब्लिक अथॉरिटी, जैसे आप एसबीआई से कोई इंफॉर्मेशन डिमांड करना चाहते हो, ठीक है, जैसे हमारे टाइम पे हुआ था 2014 की बात है शायद, है ना, 2014 नहीं 15 की बात है शायद, एमकॉम के एडमिशन के टाइम पर। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे हमारे कॉलेज में ना लिस्ट लगती थी, वो मेरिट लिस्ट आती थी ना, उसके अंदर टोटल 140 सीट थी, पता नहीं किसी बच्चे का 142 रैंक आया था या कुछ ऐसा हुआ था, तो उसके पापा ने आरटीआई डाल दी थी ये देखने के लिए कि भैया चेक करना चाहता, तो फिर कॉलेज वालों को पूरा हिसाब किताब वो देना पड़ा। सब देखो इसमें इसका असिस्टेंट है, देखो पॉइंट वो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, पीआईओ जो मेन है, तो एप्लीकेशन जाएगी इसी के पास, इसके असिस्टेंट के पास। अगर असिस्टेंट नहीं है तो सीधी पीआईओ के पास, ठीक है, दोनों ही है, असिस्टेंट है और पीआईओ, मतलब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। टाइम फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन है वो जब आपको रिक्वेस्ट मिली तो उसके 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन का कनेक्शन लाइफ, डेथ और लिबर्टी के साथ है तो वो इंफॉर्मेशन कब देनी पड़ती है आप लोगों को? 48 आवर्स के अंदर देनी पड़ती है। वो इंफॉर्मेशन आपको कब देनी पड़ती है? वो इंफॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर देनी पड़ती है, 48 घंटे के, 48 आवर्स के अंदर, और अगर नॉर्मल केस में 30 दिन के अंदर देनी पड़ती है। फीस क्या है? प्रिस्क्राइब फीस फॉर फिलिंग ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, फी वेवर आर अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल बिलो द पीएल, मतलब उसके लिए ऐसा कोई फीस नहीं मतलब डिस्क्राइब की हुई, लेकिन फीस है वो लगती है। लेकिन अगर आप बीपीएल थे, बीपीएल सो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उस केस में क्या होता है कि जो फीस है वो लगती नहीं है। एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, अब ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको, अब ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन 8 है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है आरटीआई एक्ट के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, जो आप डिमांड नहीं कर सकते। कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप डिमांड नहीं कर सकते, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहोगे और वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। पहला, वो इंफॉर्मेशन कोई नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी से रिलेटेड हो, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जिसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, और इंफॉर्मेशन दैट वुड इंपीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। तो इसमें ऐसा होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि जैसे अभी कोई डिफेंस का डॉक्यूमेंट है, कोई भारत की इंटरनेशनल सिक्योरिटी से
₹10 पर पेज। अब ये देख लाई थी किससे रिलेटेड पीवाई में क्वेश्चन आया था, पता नहीं कहां से निकाल के सवाल पूछ लेते हैं। ऐसे थोड़ी सवाल बनता है यार कि कितनी फीस लगती है, ₹2 पर पेज, ₹10 देख लेना। वो तो देखो अभी एक बात समझ लो, पीवाई उसका कंटेंट है उसको अलग से छोड़ दो, यहाँ पर वो हो सकता है चीजें कवर ना हो, तो उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से देखना। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर for disclosing information related to third party. Third party must give an opportunity to the object to the disclosure. Third party की अगर information है, appeal and complaint. Providing for filing appeal against high authority information is not provided, and if application is unsatisfied, complaint can be made to the information commissioner. अगर आप information से satisfied नहीं हो, तो आप AIO के against है, ठीक है, वो सीधा information commissioner के पास, information commission के पास क्या भी कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो कि भैया हम satisfied नहीं, हम satisfied नहीं है, इसको क्या करना है, आगे लेके जाने की जरूरत है। Information commission established of central and state information commission to oversee the implementation of RTA. These commission have the power to receive and inquire into complaints and abuse. तो ये सेंट्रल स्टेट लेवल पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, याद रखिएगा। ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होते। तो सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए जाते हैं जो उन कंप्लेंट्स को देखते हैं जो एक पीआईओ या फिर पीआईओ के, मतलब आपने इंफॉर्मेशन दे दी फिर भी बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो सीधा किसके पास चला जाएगा, या तो वो स्टेट के जो सेंट्रल और स्टेट दोनों में कमीशन ऑफ जो ये हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन हैं वो बिठाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, वो बैठते हैं, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फिर अगले ऊपर वाले लेवल पे जाके क्या कर सकते हो, अपनी वो कर सकते हो, राइट। और लास्ट में जाता है पेनल्टीज। पेनल्टीज फॉर पीआईओ फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरटीआई इंक्लूडिंग अ फाइन ऑफ 200 पर डे अप टू मैक्सिमम 25,000 रुपए। तो अगर जो पीआईओ है वो नॉन कंप्लायंस करता, आरटीआई एक्ट की जो प्रोविजन को अगर वो फॉलो नहीं करता, तो उसको एक दिन में 250 और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है, 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। कितनी पेनल्टी लग सकती है, 25,000 पेनल्टी लग सकती है, ठीक है, इस तरह। तो ये आप लोगों के मजा आ रहा है ना पढ़ के, बताइए समझ आ रहा है ना? अरे बोलो ना, कुछ दिन की बात है, कुछ क्या 2 दिन की बात रह गई। इस कोर्स ने बहुत मेहनत करवाई है और बहुत मेहनत लगी है, लेकिन बस अब रिजल्ट ले आइयो भैया, हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। ओके जी, चलो उसके बाद आता है एक मेरा फेवरेट टॉपिक, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल। डेफिनेशन 4 के अंदर आता है सेल का मतलब इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर फॉर अ प्राइस। एक आपने कीमत पर अदा की, सामने वाले ने आपको गुड्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ओनरशिप है उसको क्या कर दिया है, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया। ओनरशिप है उसको क्या कर दिया है, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया। ओनरशिप को क्या कर दिया है, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया। सिंपल, ये तो होता है सेल। और अगर एग्रीमेंट टू सेल मतलब फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वेयर ट्रांसफर इज टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट एंड सब्जेक्ट फॉर सम कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड लेटर। ठीक है, तो भैया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया है, लेकिन जो गुड्स है उसको कब ट्रांसफर किया जाएगा, उसको कभी बाद में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी होगा वहां पर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप रिस्क पासेस टू द बायर। जैसे ही आप सेल कर देते हो तो जो रिस्क होता है ना गुड्स का, क्योंकि आपने ओनरशिप इसमें ना एक वर्ड यूज होता है प्रॉपर्टी, ओनरशिप को एक और वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। सो एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप रिस्क पासेस टू द बायर, जो रिस्क है वो बायर को आपने पास कर दिया। एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप रिस्क रिमेन विद द सेलर अंटिल द सेल इज कंप्लीटेड। मतलब आपने कंडीशनल एक एग्रीमेंट किया है जिसमें रिस्क अभी भी आपका ही है। आपने सिर्फ एग्रीमेंट किया है, कंडीशनल एग्रीमेंट है, लेकिन गुड्स आपके पास है तो रिस्क भी आपके पास है। रिस्क है वो आपके पास है, वो रिस्क को मतलब आपने अभी ट्रांसफर नहीं किया। डिस्टिंग्विश देखें तो डिस्टिंक्शन का मतलब है जो सेल होता है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर दी, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर दिया। भैया बेचने वाले ने बेच दिया, खरीदने वाले ने खरीद लिया, बेचने वाले ने पैसे ले लिए, खरीदने वाले ने दे दिए, बात खत्म। और जो एग्रीमेंट टू सेल होता है ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटरी का मतलब अभी जिसमें एग्जीक्यूशन होना जरूरी। एक पार्टी या तो एक पार्टी की जो ऑब्लिगेशन है वो पेंडिंग है, या फिर दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। या तो एक पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, उसको एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं कल आपको कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करवाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को ये समझाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या किस तरीके का होता है। ठीक है, उसके बाद है गुड्स। इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके की गुड्स होती हैं। सबसे पहले होती है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती हैं? गुड्स दैट आर फिजिकली इन एक्जिस्टेंस एंड ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती हैं? ये वो वाली गुड्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर मौजूद होती हैं। जो कब मौजूद होती हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर मौजूद होती हैं। विच आर अवेलेबल, which are in existence at the time of contract। जैसे स्पेसिफिक जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया और एग्रीड कर दिया at the time of contract। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी टाइम पर आप एग्री भी कर गए और आपने आइडेंटिफाई भी कर दिया।
असर्टेन्ड क्या होता है? आइडेंटिफाई आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद आपने उसको आइडेंटिफाई किया। और अनअसर्टेन्ड है नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो आइडेंटिफाई नहीं किया गया। एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आइडेंटिफाई किया गया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के बाद आइडेंटिफाई किया गया, और तीसरा आइडेंटिफाई किया ही नहीं गया, जिसको आइडेंटिफाई किया ही नहीं गया। तो इससे भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, टाइप्स से सवाल पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ गुड्स से। देयर आर सम सवाल फ्रॉम द टाइप ऑफ गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स तीन तरीके की हैं, स्पेसिफिक गुड्स जो आपने असर्टेन भी किया और एग्री भी किए, असर्टेन ये स्पेसिफिक होगी, असर्टेन मतलब आपने आइडेंटिफाई किया कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया, और अनअसर्टेन गुड्स होती है नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन आते फ्यूचर गुड्स, सेक्शन 6 है फ्यूचर गुड्स। That are to be manufactured or acquired by seller after contract of sale is made, the contract trades on agreement. तो फ्यूचर गुड्स होता है एग्रीमेंट टू सेल, सिंपल। फ्यूचर गुड्स में वो वाली गुड्स होती हैं जो किसके अंदर आती हैं? एग्रीमेंट टू सेल। द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन एग्रीमेंट टू सेल। गुड्स दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड, जिसको मैन्युफैक्चर करना है या एक्वायर किया जाएगा बाय द सेलर एट द बाय आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और आप उस गुड्स को बनाओगे, समझ रहे हो ना, आपने ऑर्डर ले लिया कि ठीक है भैया एडवांस में ऑर्डर दे दे, तेरे को 100 जोड़े चप्पल है वो बनाना है, तो मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो तुझे दे दूंगा, उसकी पेमेंट तो मुझे आज कर ले या कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जो कुछ भी करना है, तो वो फ्यूचर गुड्स है। वो कौन सी गुड्स है? दे आर फ्यूचर गुड्स। देन आ जाता है कॉन्टीजेंट गुड्स। तो कॉन्टीजेंट गुड्स कौन सी होती है? दैट एक्विजिशन ऑफ व्हिच द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कॉन्टीजेंसी व्हिच मे और मे नॉट बी हैपन, ठीक है, ये कि भाई ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होगा? कॉन्टीजेंसी का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो होना है वो हो भी सकता है और जो नहीं होना वो नहीं हो सकता। मतलब इट डिपेंड्स कि होगा या नहीं होगा, लिखा होगा ना, इट डिपेंड्स कि ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा उसके बारे में आप कुछ कंफर्म नहीं हो, यू आर नॉट कंफर्म। सिचुएशन क्या है? कॉन्टीजेंसी मतलब कुछ कंफर्मेशन नहीं है, देयर इज नो कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन नहीं है तो इस वजह से हो सकता है वो गुड्स है वो फ्यूचर में अवेलेबल हो या नहीं। ओके जी, उसके बाद आता है हमारे पास डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके अंदर वॉलंटरी है तो डिलीवरी देने की जिम्मेवारी नहीं होती, डिलीवरी लेने की जिम्मेवारी होती है, पता है ना, डिलीवरी देने की जिम्मेवारी नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। सेलर की जिम्मेवारी नहीं होती है डिलीवरी की, डिलीवरी की जिम्मेवारी होती है किसकी? बायर की। बायर की रिस्पांसिबिलिटी होती है, इट इज बेसिकली बायर्स रिस्पांसिबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिलीवरी, अब हमारे पास तीन तरीके की डिलीवरी होती है। जैसे सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी, फिजिकल हैंडलिंग, कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और सिंबॉलिक डिलीवरी विदाउट फिजिकल हैंडओवर। कंस्ट्रक्टिव का मतलब एक होता है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब होता है सिंबल दे देना, जैसे गाड़ी की जो चाबी होती है वो दे देते हो, और एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में या तो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है, जैसे कई बार होता है ना कि आप थर्ड पार्टी, जैसे बेली के पास गुड्स पड़ी हुई है तो वहां पर आप बोल देते हो कि ठीक है भैया एक रिटर्न में एग्रीमेंट कर दिया, लिख दिया, बिल दे दिया कि वो गुड्स है वो तेरी होगी, वो गुड्स है वो तेरी हो गई, इस तरीके से। देन आ जाता है पार्ट डिलीवरी। पार्ट का मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स। ये होता है मतलब आधी गुड्स आपने अभी डिलीवर कर दी और आधी बाद में करने वाले हो, तो मतलब पूरी गुड्स है वो अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग द होल, ठीक है, अभी आपने जो ट्रांसफर की है वो कुछ ही गुड्स ट्रांसफर किया, मतलब सपोज करो 50% आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए, लेकिन 50% की जो ट्रांसफर है वो अभी पेंडिंग है। सिंबॉलिक का मतलब होता है सिंबल, एक तरीके से जैसे वो होता है ना बड़ी गाड़ी है वो, मतलब आपने गोडाउन नहीं दिया उसकी चाबी दे दी, गाड़ी नहीं दी, गाड़ी अभी आपके पास आपने उसकी चाबी दे दी, वो होता है। और कंस्ट्रक्टिव होता है जहां पर थर्ड पार्टी एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे आपके पास गुड्स नहीं है तो सेलर ने बोल दिया कि भैया गुड्स तो एक बेली के पास पड़ी है, बेली इन द सेंस किसी और बंदे की पोजीशन में है, तो मैं तेरे को रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट दे देना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है एक्नॉलेज कर देना एक तरीके से। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवी टेम्पटर। सेवी टेम्पटर का मतलब लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर, कि भैया जो भी आप सामान खरीद रहे हो ना उस सामान में अगर कोई गलती निकल रही है तो इसके लिए बायर जिम्मेवार है। इस कहने का मतलब है कि जब भी बायर कोई सामान खरीदेगा तो उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव दोनों डिफरेंट होती है, तो उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, गुड्स को अच्छे से चेक किया है। तो सेवी टेम्पटर ट्रांसफर टू लेट द बायर बिवेयर, कि भाई सामान खरीदते हुए बायर की जिम्मेवारी है कि वो सही तरीके से प्रोडक्ट को देखे, वो सही तरीके से देखे कि क्या है क्या नहीं, सही तरीके से देखे। सर डिविडेंड वाली वीडियो टेलीग्राम पे डाल देते, वो तो फोटो डालूंगा बेटा, वो आपको मैं भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा। देन बेसिक, द बायर इज रिस्पांसिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ गुड्स बिफोर अ परचेज। अब सिंपल बात है कि जब बायर अलोन इज रिस्पांसिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ गुड्स बिफोर अ परचेज इज मेड, कि भैया आप जो भी कोई परचेज करने वाले हो, आप जब भी कोई परचेज करने वाले हो, सेक्शन 16 है इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था, इसी बार पूछा गया था। तो सेक्शन कितना है? सेक्शन 16, सेक्शन 60, ठीक है। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द बायर अलोन इज रिस्पांसिबल, हिस्टोरिकल, ओरिजिनेटेड इन द अर्ली कॉमन लॉ प्रिपेयर्ड बाय द रूल ऑफ बायर बिवेयर ड्यू टू द लिमिटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो पुराने टाइम पर क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज है वो बहुत कम होते थे पुराने टाइम की अगर बात करें, लेकिन अभी है वो काफी ज्यादा है। लेकिन वो जो बायर बिवेयर है कि भैया बायर को सोच समझ के प्रोडक्ट लेना चाहिए, बायर्स को सोच समझ के लेना चाहिए। 1930 है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 1930, 1930, ठीक, सिंपल। लेकिन ये ओपन मार्केट की बात है, ठीक है। ओपन मार्केट का मतलब जहां पर गुड्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, ओपन मार्केट। इसकी कुछ वो भी हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी कुछ क्या बोलते हैं लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी देखेंगे। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू डिलिजेंस?
बायर मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू इंस्पेक्ट गुड्स बिफोर। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि भैया बायर को बहुत ध्यान रखना चाहिए, बायर को बहुत फोकस के साथ कुछ भी खरीदना चाहिए। मतलब ये बायर की जिम्मेदारी है कि वो सोच समझ के प्रोडक्ट खरीदे, उसको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है। दूसरा, सेलर आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफेक्ट्स इन द गुड्स अनलेस एक्सप्लिसिटली आस्क्ड बाय द बायर। तो बोला कि सेलर की ना कोई जिम्मेदारी नहीं है जब तक बायर उससे पूछता नहीं। ओपन मार्केट की बात हो रही है कि जब तक बायर उससे पूछता नहीं है ना तब तक बताना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लिखा हुआ सेलर आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू वॉलंटरीली वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए लायबल नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा ही दूंगा, कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा ही दूंगा। अगर एक्सप्लिसिटली उसने पूछ लिया, अगर बायर ने एक्सप्लिसिटली पूछ लिया तो उस केस में तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उस केस में तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बायर पूछता नहीं है तो फिर सेलर को खुद से कुछ बताने की जरूरत नहीं है ओपन मार्केट के अंदर, राइट। उसके बाद बताया था एक्सेप्शंस टू द सेवी टेंडर। मतलब अब कौन सी चीजें, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर गुड्स हैं वो उनको सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है बताना। सेलर मतलब कंज्यूमर, जैसे पहले मिस इफ द सेलर मिस रिप्रेजेंट द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ गुड्स एंड कमिट सुसाइड द बायर इज नॉट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेवी टेंडर। बोला कि अगर बायर ने कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, कुछ फ्रॉड किया, तो अगर ऑब्वियसली बात, अगर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हुआ है, कंज्यूमर के साथ क्या हुआ है, कंज्यूमर के साथ किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है, तो उस फ्रॉड के केस में जो जिम्मेदारी बनेगी वो किसकी बनेगी, वो सेलर की बनेगी, बायर की नहीं बनेगी। अब मतलब ओपन मार्केट में ओवरऑल एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी बायर की होती है। फिटनेस फॉर पर्पस, if the buyer informs the seller for specific purpose for which goods are required and relies on seller's expertise, the seller must even show the goods for। अब मैंने आपको इसमें एग्जांपल दी थी कि आप दूध वाले के पास गए, आपने बोला कि हमारे घर में पाठ है तो हमें खीर बनानी है, तो उसके लिए मुझे दूध चाहिए, लेकिन उसने 4 दिन पुराना दूध दे दिया और वो फट गया, तो उस केस में सेलर जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली उसको पर्पस बता दिया था। क्या कर दिया था आपने? एक्सप्लिसिटली उसको पर्पस बता दिया था कि मैं जो मुझे दूध चाहिए वो किस पर्पस के लिए चाहिए। Why I need the milk, मुझे दूध इस वजह से चाहिए, या मतलब आपने रीजन बता दिया और आप उसकी नॉलेज पे क्या कर रहे हो, रिलाई कर रहे हो। आपको लगता है कि ये जो बोलेगा वो तो सही बोलेगा, ये जो बोलेगा वो तो सही ही बोलेगा, इसलिए। जाना जाता सेल बाय सैंपल। अगर जो सेल हो रही है वो बाय सैंपल हो रही है, सैंपल का मतलब है व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल दे मस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट विद द सैंपल। मतलब बहुत सारी चीजें पड़ी उसमें सैंपल के बेसिस पे कि भैया ये सैंपल चेक करो। अगर वो सैंपल के साथ मैच नहीं हो रही, अगर वो सैंपल के साथ मैच नहीं हो रही तो फिर जो गलत है। दूसरा डिस्क्रिप्शन, सैंपल 17 देखो, ऐसे सैंपल ऐसे 17, डिस्क्रिप्शन D15, D for description, D for 15, तो DF होता है, कोई बात नहीं। When goods are sold by description, they must correspond with the description। पर goods description मतलब जो डिस्क्राइब किया हुआ है, जो गुड्स के ऊपर लिखा हुआ है, जो गुड्स के ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि भैया ये इसके अंदर ये फीचर्स हैं, इसके अंदर ये फीचर्स हैं, अगर प्रॉपर लिखा हुआ है सारे फीचर्स, तो उस केस में भी बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उस केस में भी बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि उसने जो लिखा हुआ है वो कुछ और है, लेकिन जो वो दे रहा है वो कुछ और है। जो लिखा हुआ है वो कुछ और है, जो दे रहा है वो कुछ और है। जाना जाता है कंडीशन एंड वारंटी। The buyer is entitled to expect goods to be mercantile quality if they are bought by description from a seller who deals in good for a description। ठीक है, कंडीशन और वारंटी ये तो हम लोगों को पता है। कंडीशन क्या होता है? That is the central subject of the contract। सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो वारंटी होती है वो सेकेंडरी होती है, जो कंडीशन होती है वो प्राइमरी होती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन हमेशा प्राइमरी होती है, लेकिन जो वारंटी होती है वो हमेशा सेकेंडरी होती है। और अगर कोई हिडन डिफेक्ट्स है, इफ देयर आर सम सॉर्ट ऑफ हिडन डिफेक्ट्स, अगर कोई हिडन डिफेक्ट है, इफ द गुड्स हैव हिडन डिफेक्ट्स, latent defects that are not discoverable by ordinary inspection, the seller is liable। लिखा हुआ है ना, if the goods have a latent defect that are not discoverable by ordinary inspection, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी कमी है जो टेक्निकली, समझ रहे हो ना, कोई मशीन दे दिया वो चली ही नहीं घर जाके, जो चली ही नहीं घर जाके उस केस में, जो चली ही नहीं घर जाके उस केस में, इस वजह से। उसके बाद आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर। ठीक है, ये टॉपिक खत्म करेंगे। राइट ऑफ अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर? अनपेड सेलर का मतलब हुआ कि अगर कोई वो कर रहे हो, अनपेड सेलर का मतलब कि आप ने प्रोडक्ट बेच दिया लेकिन आप अनपेड रहे, सेलर अनपेड रहा, मतलब बायर ने पैसा नहीं दिया। अनपेड सेलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर? सिंपल है, अ सेलर इज कंसीडर्ड अनपेड व्हेन द होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। जब प्राइस नहीं मिला, मैंने प्रोडक्ट तो बेच दिया, सर सेक्शन 12 है, सेक्शन मतलब ये सेक्शन चेक कर लेना यार, ये कंडीशन और वारंटी का सेक्शन 16, सेक्शन 16 तो आई थिंक इसका है ना, सेवी टेंडर का है, तो ये 12 है, इसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। मतलब एक बार क्रॉस चेक कर लेना सब सेक्शन जो भी है, मतलब आप अपने मेन नोट से चेक कर लेना, अगर किसी में कुछ कमी है तो वो अपनी तरफ से सही कर लेना। Unpaid seller. A seller is considered unpaid when the whole price has not been paid or tendered, when a negotiable instrument received as payment has been dishonored। कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो सेलर है उसको पैसा नहीं मिला। कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से सेलर को उसका पैसा नहीं मिला, उसको हम क्या बोल देते हैं? That is what we call unpaid seller। उसको हम क्या बोल देते हैं? अनपेड सेलर बोल देते हैं। सो अब उसके राइट्स कुछ गुड्स के अगेंस्ट हो सकते हैं। पहला होता है राइट ऑफ गुड्स, मतलब अगर गुड्स उसकी पोजेशन में है, या गुड्स के अगेंस्ट वो कौन कौन से राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। गुड्स के अगेंस्ट, जो गुड्स है उसके अगेंस्ट वो कौन कौन से राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है? पहला राइट टू लीन। लीन का मतलब होता है रिटेन कर लेना अंटिल पेमेंट इज मेड। मतलब आपने गुड्स अभी भेजी नहीं है, पेमेंट का डे आ गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई, तो आप गुड्स नहीं ट्रांसफर करोगे, आप उसको रिटेन कर लोगे। पोजेस करना मतलब, लीन का मतलब होता है जब्त कर लेना। एप्लीकेबल व्हेन द सेलर इज द पोजेशन ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स अभी आपके पास है, जब गुड्स अभी आपके पास है, आपने गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया। व्हेन गुड्स आर विद यू, जब वो आपकी पोजेशन में है और आपने उसको अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, उस केस में। दूसरा, गुड्स है वो रास्ते में है, गुड्स आपने भेज दी
गुड्स गाड़ी में है, गुड्स गाड़ी में है जो रास्ते में जा रही है, लेकिन वहां पर ही आप लोगों को सेलर बायर की इंटेंशन पता चल गई। क्या हो गया? बायर की इंटेंशन पता चल गई। आपको पता चल गया कि यार ये बायर तो बड़ा 2 नंबर ही निकला है, ये तो गलत कर रहा है। तो उस केस में आप गुड्स को रास्ते में भी रोक सकते हो और रीगेन कर सकते हो पोजेशन को। The right to stop the goods in transit and regain possession if the buyer becomes insolvent. Goods are considered in transit from the time they are delivered to the carrier until buyer takes the delivery. मतलब जब तक वो buyer डिलीवरी नहीं ले लेता। और ये ज्यादातर इंसॉल्वेंसी के केस में होता है। ये किस केस में होता है बेटा? इंसॉल्वेंसी के केस में। इंसॉल्वेंसी के केस में, ठीक है जी। रीगेन करने का मतलब आपने अपनी तरफ से तो भेज दिया ना, रिटेन का मतलब आपके पास ही है, रीगेन करने का मतलब आपने एक बार भेज दिया, रीगेन दोबारा लेना, ऐसा क्लियर है। देन आ जाता है राइट टू रीसेल। अगर वो गुड्स हैं, एक आपने बायर को बोल दिया, रीजनेबल टाइम भी दे दिया, ठीक है, आपने बायर को रीजनेबल टाइम भी दे दिया कि भैया ये इतना टाइम है, इस टाइम के दौरान तुझे पेमेंट कर देनी चाहिए। द राइट टू रीसेल द गुड्स इफ द बायर फेल टू पे विद इन अ रीजनेबल टाइम, सेलर मस्ट गिव नोटिस टू द बायर बिफोर रीसेल इन द सर्टेन कंडीशन। और रीसेल कब होता है? जब आपकी गुड्स पेरिशेबल नेचर की हैं, जब आपकी गुड्स होती हैं वो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, तो उस केस में आपके पास राइट टू रीसेल भी होता है। अब ये तो हो गया गुड्स कि आप गुड्स के साथ क्या कर सकते हो, आप उनको लीन कर सकते हो, लीन नहीं करोगे तो उसको ट्रांजिट में रोक दोगे, ट्रांजिट में नहीं रोकना है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, उस केस में आप उनको रीसेल भी कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया? ये सेक्शन चेक कर लेना यार, हो सकता है किसी कहीं कहीं पर सेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो। राइट्स अगेंस्ट द बायर, अब आता है राइट्स अगेंस्ट द बायर। राइट टू sue फॉर द प्राइस, बायर के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, आपने गुड्स ट्रांसफर कर दी, बायर एंड बायर wrongfully neglect or refuse to pay, the right to sue the buyer for the price of the goods if the property, आपने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, आपने गुड्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, आपने गुड्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद बायर ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो उस केस में आप प्राइस के लिए sue कर सकते हो। दूसरा डैमेजेस, damages, the right to sue for damages by wrongfully neglect to accept and pay for the goods, अगर उससे उसके निगलेक्शन की वजह से आपको कुछ डैमेज हुआ तो आप डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हो। और तीसरा राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, द राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट मतलब ब्रेक कैंसिल भी कर सकते हो। उस केस में आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो क्या हो चुकी है, सामने वाली जो पार्टी है वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गई है तो उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप रिप्यूडिएट भी कर सकते हो, यू कैन रिप्यूडिएट, ठीक है। देन आ जाता है बायर। अब देखो अगर सेलर के पास इतने सारे राइट्स हैं, अगर सेलर के पास इतने सारे राइट हैं तो बायर के पास भी होगा, सेलर के पास राइट है ना तो बायर के पास भी होगा, तो फिर सेम अगेंस्ट द सेलर। अब बायर ने पेमेंट कर दी लेकिन सेलर कुछ नहीं कर रहा, राइट टू हैव डिलीवरी ऑफ गुड्स, द बायर इज एंटाइटल्ड टू हैव डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो अगर उसने पेमेंट कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी है वो लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, डिलीवरी है वो लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, The right to reject if they do not have confirmed to the includes cases where wrong quantity is delivered, ठीक है, मतलब गुड्स जो एक्सपायर गुड्स दे दी, जितनी क्वांटिटी में मांगा था वो क्वांटिटी मैच नहीं कर रही है, जिस क्वालिटी में मांगा था वो क्वालिटी मैच नहीं कर रही है, तो उस केस में वो गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है, डिलीवरी लेने से क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है कि भैया मेरे को डिलीवरी नहीं चाहिए। राइट टू sue for non delivery, the right to sue the seller for non delivery if the seller wrongfully neglect or refuse to deliver, अगर जो सेलर है वो आपको प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं करना चाहता, इफ ही डोंट वांट टू ट्रांसफर, तो उस केस में वो sue कर सकता है नॉन डिलीवरी के लिए, ठीक है, नॉन डिलीवरी के लिए क्या किया जा सकता है, sue किया जा सकता है। राइट टू sue for damage, ठीक है, ये तो सेम है, फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी इफ गुड्स डिलीवर्ड आर नॉट द मर्केंटेबल क्वालिटी एंड डू नॉट कंफर्म। राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब ये क्या होता है, राइट टू स्पेसिफिक, द राइट टू डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्टेन पोजेशन ऑफ गुड्स इफ सेलर टू रिफ्यूज। अब इसमें कोर्ट के पास जाता है, कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसको क्या किया जा सकता है, sue किया जा सकता है। और राइट टू क्लेम इंटरेस्ट, द राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन द प्राइस पेड व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर, अगर आपने कुछ प्राइस पे किया था तो उस प्राइस पे आप इंटरेस्ट की भी डिमांड कर सकते हो। तो ये सारे राइट्स, मतलब ये इसके सेक्शन वगैरह नहीं पूछे जाते, ठीक है जी, इसके सेक्शन वगैरह है वो ज्यादा नहीं पूछे जाते। अगेंस्ट थर्ड पार्टी, like right to sue for conversion if the goods are wrongfully detained by the third party, the buyer has right to sue for conversion, right to sue for loss, the right to sue third party for any loss caused to the goods while in the transit, ठीक है, मतलब ट्रांजिट वाले ने भाई रास्ते में गुड्स को तोड़ दिया तो वो ट्रांजिट वाले के पास भी आप एक्शन ले सकते हो। और sue for conversion, अगर डिटेन किसी थर्ड पार्टी ने रॉन्गफुल तरीके से गुड्स को डिटेन कर लिया तो उस केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल, सिर्फ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, वो कल मैं पढ़ा दूं। इसके अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कुछ कुछ टॉपिक है, ठीक है, अभी ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सो इट्स बेटर कि आप जितना आज किया उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। खत्म होने को तो एक क्लास तो फिर भी लगेगी ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इसमें नोट करेंगे। आज हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जब आप लोगों को मैंने इंश्योरेंस पढ़ाया था वहां पर आप लोगों को मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है जहां पर एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को किसी नुकसान से बचाने के लिए, जो या तो उस प्रॉमिसर के या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, मतलब इंडेमनिफायर होता है यहाँ पर जो प्रॉमिसर होता है और इंडेमनिफाइड होता है जो प्रॉमिसी होता है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर, मतलब इंडेमनिफायर के द्वारा या फिर बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन।
और पर्पस क्या होता है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। जैसे इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें आपको थर्ड पार्टी से क्या किया जाता है, या तो आप प्रोमिसर के किसी एक्ट की वजह से अगर नुकसान हो जाता है, या फिर अगर थर्ड पार्टी की वजह से किसी तरीके का कोई नुकसान होता है, तो उस लॉस से क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट करवाया जाता है। उस लॉस से क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट करवाया जाता है। ओके जी, सो इसका सेक्शन याद रखना आप लोगों ने। सेक्शन कितना है? 124। सेक्शन इज 124। अब राइट्स of indemnity holder जब 125 है, right to recover damages paid in a suit, right to recover cost incurred in bringing or defending a suit, और right to recover sums paid under compromise of a suit। तो इसके अंदर जो right of indemnity holder होता है, उसके पास क्या रहता है कि जो भी उसने सूट के अंदर जो भी क्लेम्स वगैरह, जो भी मतलब पेमेंट वगैरह की है उसको रिकवर करना, या फिर जितनी भी कॉस्ट वगैरह इनकर की है उसको रिकवर करना, या फिर जो भी सम पे किया है कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ सूट, ठीक है। तो वो बेसिक तरीके से उसके साथ एक मिलता जुलता आपका इंडेमनिटी के साथ रहता है गारंटी का। गारंटी का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेमनिटी में क्या होता है कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, और गारंटी के अंदर क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। आप गारंटी दे देते हो कि अगर ये वाला बंदा कुछ डिफॉल्ट करेगा तो जो थर्ड पार्टी का क्लेम होगा वो हम देंगे, ठीक है, बोलते हैं ना। तो इसके अंदर क्या आएगा? एक क्रेडिटर होगा, एक प्रिंसिपल डेटर होगा, एक श्योरिटी होगा। तो इन दोनों के बीच में डेबिट और क्रेडिट का संबंध है, और जो श्योरिटी है वो क्या करेगा? वो ये गारंटी देगा कि कल को अगर ये बंदा पैसे नहीं देता है तो इसकी जगह पर पैसे मैं दूंगा, ठीक है, जैसे बैंक की गारंटी आप दिलवा देते हो या कुछ भी इस तरीके से। सो इसका पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड अश्योरेंस फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी, जिससे कि भाई सामने वाले बंदे को अश्योरेंस हो जाए कि यहां पर किसी तरीके का कोई लॉस नहीं होगा, यहां पर किसी तरीके का कुछ गलत नहीं होगा, यहां पर हम जो हमारा जो पेमेंट है उसको क्या कर लेंगे? रिकवर कर लेंगे। दो तरीके की गारंटी होती है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी और एक होती है कंटिन्यू गारंटी। अगर सिर्फ एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कोई गारंटी दी जा रही है, अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कोई गारंटी दी जा रही है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी, और अगर वो कंटिन्यू गारंटी है तो उसको बोलते हैं एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन है तो आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी स्पेसिफिक गारंटी हो जाएगी, और अगर वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको कंटिन्यू गारंटी का नाम दे दिया जाएगा। अब जो श्योरिटी है उसके पास क्या राइट है? राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, ठीक है, कि जो भी उसका जो श्योरिटी है, ठीक है, उसके पास क्या राइट है? राइट टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड का मतलब अगर किसी तरीके का नुकसान होता है तो उस नुकसान से रिकवर करना। अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द क्रेडिटर्स, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड किया क्रेडिटर ने उस पे क्लेम ले सकता है। और अगेंस्ट को सिक्योरिटीज, राइट टू कंट्रीब्यूशन, अगर ठीक है, दो अगर समझ लो ना, दो लोगों ने मिलकर जो श्योरिटी दी है तो उस केस में फिर अगर 50,000 का लॉस है तो 50-50% है वो क्या हो जाएगा? रिकवर करवा लिया जाएगा, मतलब आधा आधा दे दिया जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, प्रोवोकेशन ऑफ गारंटी, अगर गारंटी खत्म हो गई है तो जो श्योरिटी होता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेथ होगी श्योरिटी की, वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटी की कंसेंट, श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो वेरिएशन आ गई है, या फिर रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, या तो फिर जो प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है, उसी ने उसको क्या कर दिया गया है? रिलीज कर दिया गया। तो ये ना टॉपिक यहां पर इसके साथ साथ ना आपको इस टॉपिक को यहां के साथ साथ हम थोड़ा सा ना इसका एक कंपैरिजन चार्ट है उसको जरूर से पढ़ेंगे, उससे आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। इंडेमनिटी वर्सेस गारंटी, इसका ना एक आपको कंपैरिजन चार्ट पढ़ाता हूं, उस कंपैरिजन चार्ट से आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। रुकिए मैं पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, यहां पर हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस समझ लीजिएगा। ये देखो, आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा, दिख रहा है ना? यस, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या आता है, पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस। इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है? प्रॉमिस करते हो किसी दूसरे को किसी नुकसान से बचाने के लिए, किसी को दूसरे को कोई नुकसान हो तो उससे बचाते हो। और गारंटी में वन पार्टी प्रॉमिस टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन द केस ऑफ, यहां पर आप प्रॉमिस करते हो कि इसकी जो भी जिम्मेवारी है अगर वो ये पूरी नहीं करता तो इसकी जगह पर वो जिम्मेवारी को मैं पूरा करूं। अगर ये बंदा अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करता है तो इसकी जगह पर उस जिम्मेवारी को कौन पूरा करेगा? मैं पूरा करूंगा। तो यहां पर सिर्फ दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफायर, और यहां पर तीन पार्टीज होती हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसने जो लॉस को जिसको लॉस हो सकता है और जो लॉस रिकवर करेगा। यहां पर तीन हो सकती हैं, एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है और एक श्योरिटी होता है, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो नॉर्मल आपको ऑब्लिगेशन का संबंध हो गया, और तीसरा श्योरिटी जो इंश्योर करेगा कि कल को कोई गलत काम ना हो। नेचर ऑफ लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर इज प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंडेमनिफायर है उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो उसको भरपाई करनी पड़ेगी। यहां पर इस सेकेंडरी एंड डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करता है? जरूरी थोड़ी है कि वो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी ओरिजिन होती है। अगर वो जो क्रेडिटर है वो डिफॉल्ट नहीं करता है तो उस केस में आप लोगों को रिस्पांसिबिलिटी का जन्म होगा। अराइजिंग लिखा हुआ है, इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी अराइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कॉन्टिजेंसी और ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ डेटर इन द पेमेंट, ठीक है। यहां पर अगर कोई कॉन्टिजेंसी आ गई तो वहां पर उसकी लायबिलिटी का इंडेमनिफायर की लायबिलिटी आएगी, और यहां पर जो अश्योरेंस दे रहा है उसकी लायबिलिटी कब आएगी? अगर डेटर ने पेमेंट करने से मना कर दिया। Existence of debt and duty. There is no existence of debt or duty. There is always some existing debt or duty in the contract. ठीक है, गारंटी किसके लिए होगी? या तो आपका कोई ऑब्लिगेशन होगा, पेमेंट करनी होगी, या फिर आपको कोई परफॉर्मेंस देनी होती है। रिक्वेस्ट बाय द डेटर, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द इंडेमनिफाइड टू एक्ट एज द रिक्वेस्ट। इंडेमनिफाइड और श्योरिटी जनरली गिव्स गारंटी द रिक्वेस्ट फॉर द डेटर। तो यहां पर श्योरिटी जनरली गिव्स गारंटी टू द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर, ठीक है। तो डेटर की रिक्वेस्ट पे वो क्या करता है? गारंटी देता है। राइट टू स्यू,
द इंडेमनीफायर कैन नॉट सू द थर्ड पार्टी फॉर द लॉस इन द ओन नेम, ठीक है। जो इंडेमनीफायर है वो अपने नाम पे थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता, लेकिन द श्योरिटी हैज डिस्चार्ज द डेट आफ्टर द डिफॉल्ट ऑफ द ही बिकम एंटाइटल्ड टू सू द डेटर ऑन हिज ओन नेम। अब गारंटी है तो अगर मैंने गारंटी दी थी लेकिन सामने वाला बंदा डिफॉल्ट कर गया तो पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी, मैंने वो सेटल कर दिया, उसके बाद वो पेमेंट मैं किससे रिकवर करूंगा, वो पेमेंट मैं डेटर से रिकवर करूंगा, ठीक है। तो ये इसका कंपैरिजन चार्ट है, बहुत सिंपल सा चार्ट है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मतलब क्या होता है, इनके सेक्शन जरूर से याद रखिएगा, 148 है। जब आप अपनी गुड्स को किसी दूसरे बंदे को किसी पर्पस के लिए दे देते हो, अपॉन कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड्स आर रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड एज द डायरेक्टर आफ्टर द पेमेंट, जैसे आप टेलर को कपड़ा दे देते हो तो फिर उस कपड़े का सूट बना के सिलाई करके वो आपको वापस दे देता है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। तो यहाँ पर बेलर है जो ओनर है और बेली है जो रेसिपेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ओनर हो और जो आपका दर्जी है, जो टेलर है, वो क्या हो जाएगा, बेली हो जाएगा। अब इनकी ड्यूटीज क्या है, देखो बेलर की ड्यूटी क्या है, जब वो गुड्स दे रहा है तो वो सब गुड्स को क्या करेगा, वो डिस्क्लोज करेगा अगर गुड्स में कोई डिफॉल्ट है या कुछ भी नेसेसरी एक्सपेंसेस वगैरह उसको करने पड़ेंगे। और बेली है उसका क्या है कि वो गुड्स को संभाले, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे, जब उसका काम पूरा हो जाए तो वो गुड्स को बराबर वापस कर दे, ठीक है, आपको मोड़ दे। राइट ऑफ बेलर एंड बेली, राइट क्या है, बेलर के पास राइट टू इन्फोर्स बेलीज ड्यूटी, राइट टू टर्मिनेशन, ठीक है। बेलर है वो बेली की जो ड्यूटीज है उसको इंप्लीमेंट करवाना है और अगर उसको लगता है तो उसके पास टर्मिनेशन का राइट भी है। और यहाँ पर राइट टू रिसीव कंपनसेशन, उसने कोई काम किया तो कंपनसेशन लेगा। और राइट टू लीन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, रिटेन पोजेशन अंटिल, मतलब टेलर को आपने सूट दे दिया, वो आपको सूट तब देगा जब आप पैसे दोगे। अगर आप पैसे देने से मना कर दोगे तो फिर वो सूट वो आपको वापस नहीं करेगा। अगर आप पैसे देने से मना कर देते हो तो फिर वो सूट थोड़ी ना आपको वापस करेगा, सूट वो अपने पास रख लेगा, क्लियर है इस वजह से। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज मींस बेलमेंट ऑफ गुड्स एट सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। जब आप गुड्स को प्लेज करवा दे रहे हो किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। पार्टीज कौन सी होती है, प्लेजर, पॉनर और प्लेजी, पॉनी जिसको बोल देते हैं। राइट ऑफ पॉनी का मतलब क्या होगा, राइट टू रिटेन प्लेज गुड्स अंटिल डेट इज पेड, मतलब पॉनी जिसको गुड्स आपने दी है, प्लेजर जिसने आपकी गुड्स को प्लेज किया है सिक्योरिटी पर्पस, जैसे आप बैंक में दे देते हो ना अपनी गुड्स को प्लेज करवा देते हो, और प्लेजी है सॉरी जो प्लेजर है जो पॉनर जिसने दी है और जो प्लेजी है जिसको मिली। जहां पर डबल ई होते हैं ना, डबल ई जैसे बेली हुआ, पॉनर हुआ, ये सब जिनको कुछ मिल रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो अब राइट ऑफ पॉनी, इसके पास क्या क्या राइट है, राइट्स है। पहले तो तब तक ये गुड्स को अपने पास रखेगा जब तक सामने वाला पैसा दोगे, तभी तो सामान अपनी जो आपने कोई मतलब प्रॉपर्टी के कागज रख दिए कुछ रखे तभी तो आप उसको वापस ले सकते हो ना। और राइट टू सेल गुड्स ऑन डिफॉल्ट आफ्टर गिविंग नोटिस, और अगर बंदा डिफॉल्ट कर देता है तो उसको नोटिस देके उसकी गुड्स को बेच भी सकते हो अपना पैसा रिकवर करने के लिए, जैसे नॉर्मली कुर्की हो जाती है बैंक के अंदर, आपने देखा होगा, ठीक है। कोई पेमेंट नहीं करता है तो उसके सामान को बेच दिया जाता है। और ड्यूटीज ऑफ ऑनर, पहला उसकी ड्यूटी है ड्यूटी टू रीपे द डेट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको जो उसका डेट है वो रीपे करना पड़ेगा। ड्यूटी टू कंपनसेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पॉनी। अब पॉनी ने गुड्स को अपने पास प्लेज किया हुआ है तो उस केस में हो सकता है उसको कई अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस करने पड़े उन गुड्स के लिए, तो वो गुड्स के जो एक्सपेंसेस हैं, वो जो खर्चे हैं, वो भी किससे लेगा, वो पॉनी से, जो पॉनर है वो पॉनी से लेने वाला। जाना जाता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अब ये तो हमने पढ़ा था, एजेंसी 182 के अंदर आता है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन इज ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एंड क्रिएट लीगल रिलेशन विद द थर्ड पार्टी। यहां पर एक प्रिंसिपल होता है, उसका एक एजेंट होता है, एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का क्या है, एक एजेंट है, और जो प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट को ऑथराइज करता है एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो अलग अलग तरीके के एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे जनरल हो सकता है जो आम काम के लिए होता है, सब एजेंट हो स्पेशल होता है जो स्पेसिफिक काम के लिए, सब एजेंट है जो जनरल एजेंट के अंदर काम करता है, को एजेंट है, दो लोग हैं, ब्रोकर और ऑक्शनर है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की टाइप्स हो सकती हैं और आप अलग अलग तरीके से एजेंसी को क्रिएट कर सकते हो, जैसे बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंप्लाइड हो सकती है, रेटिफिकेशन कर सकते हो, नेसेसिटी या फिर एस्टॉपर। अब इसकी राइट्स और ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज ऑफ एजेंट कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो एजेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि वो बिजनेस को कंडक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स डायरेक्शन। प्रिंसिपल जो जो उसको डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग उसको सारा काम करना पड़ेगा। यूज रीजनेबल स्किल्स एंड डिलिजेंस, और वो काम को बढ़िया तरीके से करेगा, कुछ गलती नहीं करेगा। दूसरा, रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एक्ट इन गुड फेथ एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सही तरीके से सही डायरेक्शन में वो क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद आता है राइट्स ऑफ एजेंट। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एजेंट, राइट टू रेम्यूनरेशन, एजेंट को भी रेम्यूनरेशन चाहिए। दूसरा, राइट ऑफ लीन ऑन गुड्स ऑफ अनपेड ड्यूज, अगर कोई गुड्स है उसका ड्यू है प्रिंसिपल पे तो वो गुड्स को रीन कर सकता है अपने पास। राइट टू इंडेमनिटी फॉर लॉफुल एक्ट, लॉफुल एक्ट की वजह से उसने काम किया लेकिन उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी वो किससे करवाएगा, प्रिंसिपल से ही करवाएगा। जाना जाता है प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज है, इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट, ठीक है। ये वही पॉइंट है कि लॉफुल एक्ट मतलब अगर आप आउट ऑफ द लॉ चले जाते हो, ठीक है, जितनी मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी मैं उससे बाहर जाके कोई काम करता हूं तो फिर उस केस में मैं पर्सनली लायबल हूं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट जहां तक मेरी रिस्पांसिबिलिटी है उसके अंदर रहते हुए मेरे को नुकसान होता है तो मेरे प्रिंसिपल को मुझे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मुझे उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और रिइंबर्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द एजेंसी, और इसी दौरान जैसे एजेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, उसका पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, उसको किराया लगाना पड़ रहा है, तो वो सारे खर्चे भी वो किससे लेगा, वो प्रिंसिपल से रिकवर करेगा। अब आप टर्मिनेट कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन टर्मिनेट द एजेंसी, एजेंसी को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बाय रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल इसको खत्म कर देता है। दूसरा, बाय रिनंसिएशन बाय एजेंट, एजेंट मतलब वो रिवोक कर सकता है, रिनंसिएट कैंसिल कर देगा कि मुझे एजेंट नहीं रहना है। बाय कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस, आपने किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पर्टिकुलर काम के लिए किसी को एजेंट रखा था और वो काम अब खत्म हो गया, तो काम खत्म हो गया तो एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। बाय डेथ ऑफ इंसैनिटी ऑफ ईदर पार्टी, प्रिंसिपल की डेथ हो गई या फिर एजेंट की डेथ हो गई। और बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, या फिर जो प्रिंसिपल अब इंसॉल्वेंट हो गया, जब इंसॉल्वेंट हो गया तो एजेंसी का रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट बंदा तो पेमेंट कर नहीं पाएगा और बिना पेमेंट के उसके पास वो जो एजेंट है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रिटर्न में होते हैं। हमारे पास तीन तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है कौन सा, जिसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। सबसे पहला जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोमिसरी नोट, अ रिटन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल का मतलब इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए,
साइंड बाय द मेकर, मेकर मतलब यहां पर कौन होता है, वो बंदा जो पेमेंट करने वाला है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, पैसे की बात हो रही है ओनली, और टू द ऑर्डर ऑफ, किसी पर्टिकुलर बंदे को जो कि ऑर्डर पे होगा या बियर, ऑर्डर और बियर का मतलब क्या होगा, ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जब आपने बोल दिया कि इस बंदे को पेमेंट की जाएगी, सिर्फ ऑर्डर दे दिया, एक्नॉलेज कर दिया इस बंदे को, और बियर का मतलब है कि जिसके हाथ में वो है उसको आप पेमेंट कर दे रहे हो। तो प्रोमिसरी नोट के फीचर क्या है, सबसे पहले रिटर्न होना चाहिए साइन बाय द मेकर, मेकर यहां पर कौन है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को पेमेंट दे दूंगा, मतलब अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं ना तो प्रोमिसरी नोट है वो मैं लिखूंगा कि ठीक है मैं तेरी पेमेंट कर दूंगा। दूसरा, कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, तो यहां पर अनकंडीशनल प्रॉमिस है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो मैं पेमेंट करूंगा, ना, पेमेंट करनी है तो मतलब करनी है। पेबल ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट, ये तो डिमांड पे भी हो सकता है या फिर फ्यूचर डेट पे भी हो सकता है, और पे मस्ट बी सर्टेन, जिसको पेमेंट मिलने वाली है, पे मतलब जिसको पेमेंट मिलने वाली है, जिसको पेमेंट करने वाले वो सर्टेन है, उसका एक नाम पता होना चाहिए। ये होता है सेक्शन 4। सेक्शन 5 आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अ रिटन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, देखो सारे फीचर सेम है, साइंड बाय द मेकर, यहां पर मेकर कौन है, वो जिसने गुड्स बेची है, जिसको पैसा मिलने वाला है, प्रोमिसरी नोट में वो लिखता है जिसने पेमेंट करनी है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में वो लिखता है जिसको पेमेंट मिलनी है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, सिर्फ पैसे के लिए, टू सर्टेन पर्सन ऑन द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो भी ऑर्डर पे भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर बंदे को पेमेंट कर दो, जैसे बैंक को इन्वॉल्व कर देते हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप बोल देते हो कि ठीक है डायरेक्ट तुम मेरे को दे दो या फिर बियर को दे दो जिसके हाथ में वो बिल। सो यही सेम पॉइंट है, मस्ट बी रिटन एंड साइंड बाय द ड्रॉयर, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, पेबल ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। अगर बिल ऑफ जो बिल ऑफ एक्सचेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, जब तक इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती तब तक आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, अगर एक्सेप्ट करोगे तभी इसको क्या करोगे, इस्तेमाल कर सकते हो, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। इन्वॉल्व 3 पार्टीज होती है, ड्रॉयर जो ड्रॉ करता है, ड्रॉ जिस पे, और पे है ये जैसे बैंक हो सकता है या कोई भी थर्ड पार्टी जिसको एक्चुअली में पेमेंट मिलने वाली है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो स्पेसिफाइड बैंकर पे होता है और पेबल ऑन डिमांड होता है, ठीक है, ये हमेशा डिमांड पे होता है, ये हमेशा किस पे ड्रॉ किया जाता है, ये बैंक पे ड्रॉ किया जाता है। तो चेक लिखते हो वो किस पे ड्रॉ करते हो, एक्चुअली में वो आप चेक बैंक पे ड्रॉ कर रहे हो, तो किस पे ड्रॉ कर रहे हो, तो यू आर ड्रॉइंग इट एट द बैंक। सो फीचर वही है, मस्ट बी रिटन एंड साइन बाय द ड्रॉयर, कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर, दूसरा ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है, एक पर्टिकुलर बैंकर पे होगा, पेबल ऑन डिमांड, और इंक्लूड वेरियस टाइप, जैसे बियर हो सकता है, ऑर्डर चेक हो सकता है, क्रॉस चेक हो सकता है, और अकाउंट पे चेक हो सकता है। क्रॉस चेक समझ रहे हो ना, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आपको यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ और भी है। बियर का मतलब है जिसके हाथ में है, जिसको जो इसको होल्ड कर रहा है उसको पेमेंट कर दो, ऑर्डर का मतलब जिसको ऑर्डर दिया हुआ, और डिमांड ड्राफ्ट तो आपको पता ही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय अ बैंक और अनदर बैंक और ब्रांच फॉर स्पेसिफिक अमाउंट पेबल ऑन डिमांड। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक पे क्या किया गया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है किसी पर्टिकुलर सम के लिए पेमेंट ऑन, जिसकी जो किस पे होता है, पेबल ऑन डिमांड, जो एक पर्टिकुलर डिमांड पे पॉसिबल होता है। तो एक बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, पेमेंट है वो डिमांड पे होती है, जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सिक्योरिटी, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप सेफ्टी से सिक्योरिटी से पैसा भेजना चाहते हो तो उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। डिविडेंड वारंट पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप पढ़ना चाहते हो। उसके बाद आता है नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो, ट्रांसफर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन सो दैट ट्रांसफर बिकम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैंने अपना जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी दूसरे बंदे को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो अब वो उसका क्या बन गया है, ओनर बन गया, तो इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन वही दो तरीके की होती है, पहला तो बाय हैंड, बियर ट्रांसफर बाय द मेड डिलीवरी, मैंने पकड़ के किसी दूसरे को पकड़ा दिया, और ऑर्डर का मतलब बाय द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिस पे आप लिख के एक्नॉलेज करके देते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट मैं इस फलाने बंदे को दे रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। देन आ जाता है एंडोर्समेंट। व्हाट इज द एंडोर्समेंट, writing a person's name on the instrument usually on the back for the purpose of negotiation। endorsement का मतलब होता है जब आप negotiable instrument पे acknowledge कर देते हो कि ये इस, मैंने acknowledge कर दी कि ये पेमेंट है वो इस बंदे को मिलनी चाहिए, तो जैसे चेक के पीछे आप बंदे का नाम लिख देते हो ना, तो वो चीज है। तो अब इसके अंदर अलग अलग तरीके की endorsement होती है, जैसे blank endorsement। what is the meaning of blank endorsement, only the endorser signature making the instrument payable to the bearer। blank endorsement का मतलब क्या हुआ, जो सिंपल आप क्या कर देते हो, उसके चेक के पीछे क्या कर देते हो, साइन कर देते हो। स्पेशल endorsement का endorsee making it payable only to the that person, specify the endorsee, जिसके अंदर आप जिसको पेमेंट मिलने वाली है, यहां पर आपने सिर्फ अपना साइन किया, यहां पर आप उस बंदे का नाम लिख के अपना साइन करते हो जिसको वो पेमेंट मिलने वाली है। और तीसरा रिस्ट्रिक्टेड लिमिट फॉर द नेगोशिएशन, जिसमें आप रिस्ट्रिक्टेड लिख देते हो कि ये इसके बाद आगे नेगोशिएट नहीं हो सकता, ये पेमेंट इस पर्टिकुलर बंदे को मिलेगी। और कंडीशनल है, अगर किसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन है कि ये वाला बंदा अपना आधार कार्ड दिखाता है, ये वाला बंदा ये करता है, तब इसको पेमेंट दोगे, तो वो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, उसको हम बोल देते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। दैट एंडोर्समेंट इज बेसिकली नोन एज कंडीशनल एंडोर्समेंट। अब आता है असाइनमेंट। असाइन कर देना आप लोगों को पता है, जैसे असाइनमेंट मिलती थी आप लोगों को, उसी तरीके से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू रिसीव द अमाउंट अंडर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट विदाउट नेगोशिएशन। तो इसके अंदर आप नेगोशिएशन नहीं करते। असाइन का मतलब क्या है कि आप एक अपने राइट्स को दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दे रहे हो कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट है वो तुझे मिलने वाली है, मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू रिसीव द अमाउंट अंडर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट विदाउट नेगोशिएशन। असाइनमेंट के अंदर एक रिटन एग्रीमेंट की जरूरत होती है, पहली बात, नेगोशिएशन से इस वजह से अलग होता है। और असाइनी टेक द इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू ऑल डिफेक्ट्स इन द टाइटल ऑफ असाइनर, मतलब सिंपल याद रखिएगा, जब आप किसी को असाइन करते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है, रिटन एग्रीमेंट करना पड़ता है, और थर्ड पार्टी को उस एग्रीमेंट के बारे में अवेयर करना पड़ता है कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है अब इसको असाइन कर दिया गया है, ये होता है। लेकिन नेगोशिएशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद होते हैं डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जो अलग अलग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कई बार क्या हो जाते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट इज नॉट पेड और एक्सेप्टेड व्हेन प्रेजेंट टू द पेमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आपने प्रेजेंट किया था, वहां पर पेमेंट नहीं मिली, या फिर उसको डायरेक्टली पेमेंट नहीं मिली, या बाउंस हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो किस तरीके का डिसऑनर हो सकता है, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। सबसे पहला नॉन एक्सेप्टेंस एप्लीकेबल टू बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो बताया था ना एक्सेप्टेंस जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। इफ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। अगर ड्रॉयर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल, जहां पर बंदा जिस पे ड्रॉ किया गया है, ड्रॉयर ने ड्रॉ पे ड्रॉ किया, लेकिन ड्रॉयर क्या बोलते हैं कि भैया मेरे को लेना ही नहीं है, वो मना कर दे रहा है, तो उस केस में बिल वो डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, ठीक है, ये तो नॉन एक्सेप्टेंस का बिल ऑफ एक्सचेंज है, नॉन पेमेंट। अब पेमेंट नहीं एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स, अगर व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट पेड वैल्यू, जब पेमेंट ड्यू थी, सपोज करो आज पेमेंट ड्यू है, आज उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो भी वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। देन नोटिस ऑफ डिसऑनर, इसके लिए अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस मस्ट बी गिवन टू ऑल प्रायर पार्टीज ड्रॉइंग दोषी टू होल्ड देम
इंस्ट्रूमेंट। डिस्चार्ज का मतलब डिस्चार्ज व्हेन ऑल राइट अंडर आर एक्सटिंग्विश्ड, तो जितने भी राइट्स होते हैं जब वो खत्म हो रहे हैं उसके लिए, जैसे पेमेंट ऑन ड्यू कोर्स, पेमेंट मेड एट और आफ्टर द मैच्योरिटी टू द होल्डर इन द गुड फेथ विदाउट नोट्स ऑफ एनी डिफेक्ट। सिंपल आपने पेमेंट कर दिया या तो कैंसिलेशन हो गया, इंटेंशनल कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय द होल्डर, होल्डर ने इसको कैंसिल कर दिया। रिलीज, द होल्डर में रिलीज एनी पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लायबिलिटी, होल्डर ने क्या कर दिया, कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी पेमेंट उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और मटेरियल अल्टरेशन, कोई ऐसी अनऑथराइज्ड अल्टरेशन है इंस्ट्रूमेंट में कर दी गई है जिसके अंदर सबको इन्फॉर्म नहीं किया गया, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को, मतलब जो इन्वॉल्व है एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, अल्टर करना चाहते हो। तो अगर मटेरियल अल्टरेशन हो गई है तो उसमें दूसरी पार्टी की कोई कंसेंट नहीं थी, तो अगर उनकी कंसेंट के बिना आपने उसको अल्टर कर दिया है तो उस केस में भी फिर वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप का हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और पार्टीज के द्वारा अगर पेमेंट हो गई है, इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट कर दिया बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया बाय इंसॉल्वेंसी, पार्टीज हैं अगर उनको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, और बाय लिमिटेशन पार्टीज आर डिस्चार्ज इफ द लिमिटेशन पीरियड फॉर एनफोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट एक्सपायर्स, अगर वो जो पीरियड था, जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम था, अगर वो निकल चुका है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उस केस में भी इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, हमें अपना देखने को मिलेगा कि भैया ये तो एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का लीगल एस्पेक्ट का पोर्शन है, बस इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला पोर्शन रह गया है, वो आपको अगली क्लास में मैं प्रोवाइड करूंगा।